सेंचुरी में एक 19 साल की लड़की रखमाबाई ने अपने बचपन में हुई शादी को मानने से इनकार कर दिया और ये केस सीधा क्वीन विक्टोरिया तक पहुंच गया। जस्ट इमेजिन द गट्स। उस एक केस ने पूरे इंडिया में वुमेन्स राइट्स, एज ऑफ कंसेंट और शादी के कानून पर मतलब एक तरह से आग लगा दी थी। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, दिस इज द काइंड ऑफ हाई इंपैक्ट हिस्ट्री जहां से यूपीएससी बार बार अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस उठाता है। तो अगर तुम इस फैसिनेटिंग हिस्ट्री को मास्टर करना चाहते हो तो एक सेकंड के लिए पॉज लो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वो नोटिफिकेशन बेल है ना, उसको ऑन कर दो ताकि तुम्हारा कोई भी डीप डाइव मिस ना हो। चलो ज्ञान की इस जर्नी में हमारे साथ शामिल हो जाओ। बिल्कुल सही। आज की हमारी ये मैथॉन डिस्कशन इसी हिस्टोरिकल चर्न पर फोकस्ड है। वी आर गोइंग टू डाइसेक्ट 31 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ, पूरे 31 कवरिंग द 1857 revolt, peasant and tribal movements and the great social reformers. Our mission is not just to find the right answer but to understand the concept behind every single option, ताकि तुम फ्यूचर क्वेश्चंस के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो जाओ। तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। Awesome. So here's our learning map for today. We'll start with the great social reformers like Raja Ram Mohan Roy, dive into caste-based movements with Periyar, explore women's education, फिर टैकल करेंगे लैंडमार्क रखमाबाई केस। उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स रिवोल्ट्स, पेजेंट अपराइजिंग्स जैसे इंडिगो रिवोल्ट और ट्राइबल टुमुल्ट्स जैसे बिरसा मुंडाज उलगुलान एंड द संथाल रिबेलियन। रेडियो, लेट्स अनपैक दिस। First up, let's tackle a question on the father of the Indian Renaissance. Question 1 from UPSC CSE Pre-2025. Consider the following statements about Raja Ram Mohan Roy. I. He possessed great love and respect for the traditional philosophical systems of the East. 2. He desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of all men and women. Which of the statements given above are correct? Options are A. Only, B. Only, C. Both I and I, D. Neither I nor I. Micro theme: social and religious reform movements. देखो, इसका कोर कॉन्सेप्ट है रॉयज सिंथेसिस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। सोचना, उन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसां क्यों कहते हैं? बिकॉज ही डिडंट से सब कुछ वेस्टर्न अपना लो। ही सेड लेट्स टेक द बेस्ट ऑफ द वेस्ट, rationalism, science, human dignity, and use it to regenerate, to reform the best of our own Eastern traditions. वो अंधविश्वास के खिलाफ थे, ट्रेडिशन के नहीं। चलो इसकी स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं। स्टेटमेंट आई कहता है ही हैड ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम्स ऑफ द ईस्ट। ये बिल्कुल करेक्ट है। इसका बेस्ट एग्जांपल, उन्होंने उपनिषद्स को ट्रांसलेट किया टू प्रूव दैट एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट देमसेल्व्स सपोर्ट मोनोथिज्म, यानी एक ईश्वर की पूजा। ही वाजंट रिजेक्टिंग आवर फिलॉसफी, वो उसे सुपरस्टिशन से साफ करना चाहते थे। एग्जैक्टली। और पेरिफेरल नॉलेज के लिए याद रखना, हिज रिस्पेक्ट वाज सिलेक्टिव। वो रिफॉर्म करना चाहते थे, सिर्फ प्रिजर्व नहीं। अब स्टेटमेंट 2 कहता है ही वांटेड अ रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच एंड ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी। ये भी 100% करेक्ट है। उनका सती प्रथा के अगेंस्ट कैंपेन इसका सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल प्रूफ है ना? ही फॉट फॉर वुमेन्स राइट्स एंड मॉडर्न एजुकेशन। तो व्हाई इज द राइट ऑप्शन राइट? क्लियरली दोनों स्टेटमेंट सही हैं। स्टेटमेंट आई उनके रिस्पेक्ट फॉर रूट्स को दिखाता है और स्टेटमेंट 2 उनके विजन फॉर द फ्यूचर को। ही वाज द परफेक्ट ब्रिज। इसलिए करेक्ट आंसर है सी, बोथ आई एंड 2। बाकी ऑप्शंस गलत हैं क्योंकि वो उनकी एक इनकम्प्लीट पिक्चर देते हैं। हाँ, and let's not forget his organizations for some high-yield peripheral knowledge. आत्मीय सभा 1815 में और ब्रह्मो समाज 1828 में। ब्रह्मो समाज का मेन फोकस था मोनोथीज्म और आइडल वर्शिप और बेमतलब के रिचुअल्स का सख्त विरोध। सही। तो टाइम फॉर अ मेमोरी हैक। बस इतना याद रखो, रॉय इज इक्वल टू रैशनलिज्म प्लस रीजनरेशन। सिंपल है ना? ही वांटेड टू रीजनरेट ट्रेडिशन यूजिंग रैशनलिज्म। मिनी रिकैप: इन शॉर्ट, राजा राम मोहन रॉय पास्ट की रिस्पेक्ट और फ्यूचर के लिए साइंटिफिक विजन का एक परफेक्ट ब्लेंड थे। दोनों स्टेटमेंट्स इस ड्युअलिटी को परफेक्टली कैप्चर करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं एक फायर ब्रांड लीडर फ्रॉम द साउथ की तरफ। क्वेश्चन 2 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई Pre-2025. Who among the following was the founder of the self-respect movement? Options हैं A. पेरियार E.V. रामास्वामी नायकर, B. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, C. महात्मा गांधी, D. दिनकर राव जवालकर। माइक्रो थीम: कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स। द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू हुआ, एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था। इसका कोर कॉन्सेप्ट था नॉन ब्राह्मण्स को ब्राह्मणिकल डोमिनेंस से आजाद कराना और एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहां जाति के आधार पर भेदभाव ना हो। इट प्रोमोटेड रैशनलिज्म एंड रिजेक्टेड सुपरस्टिशियस रिचुअल्स। ओके, डीप ऑप्शन एनालिसिस टाइम। ऑप्शन ए पेरियार E.V. रामास्वामी नायकर, ये तो सीधा सीधा करेक्ट आंसर है। पेरियार वॉज द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस मूवमेंट। पर चलो देखते हैं बाकी गलत क्यों है। ऑप्शन बी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वो दलित राइट्स के लिए एक जायंट थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी उन्होंने बनाई, बट ही वाज नॉट द फाउंडर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन और ऑर्गेनाइजेशन अलग था। करेक्ट। और ऑप्शन सी महात्मा गांधी एंड डी दिनकर राव जावलकर, वो इस पर्टिकुलर मूवमेंट से डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं थे। अब थोड़ा सा पेरिफेरल नॉलेज, ये जानना इंपॉर्टेंट है कि पेरियार ने कांग्रेस क्यों छोड़ी। इसका मेन रीजन था उनका वैकोम सत्याग्रह का अनुभव, जहां उन्हें लगा कि कांग्रेस जाति भेदभाव को खत्म करने के लिए पूरी तरह कमिटेड नहीं है। इस मूवमेंट ने एक अलग द्रविडियन आइडेंटिटी पर भी जोर दिया। गॉट इट।
तो ये लो एक मेमोरी हैक। सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए तो सोसाइटी में प्रायोरिटी दो इक्वालिटी को। पेरियार इक्वल सेल्फ रिस्पेक्ट। कूल ना? मिनी रिकैप, सिंपल सा टेक अवे है, जब भी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का नाम सुनो तो सीधा परियार ईवी रामास्वामी नायकर का नाम दिमाग में आना चाहिए। Let's jump to question 3 from UPSC CSE pre-2021. Who among the following was associated as secretary with Hindu Female School, which later came to be known as Bethune Female School? Options A. Annie Besant, B. Debendranath Tagore, C. Ishwar Chandra Vidyasagar, D. Sarojini Naidu. माइक्रो थीम, वुमेन्स एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया। कंसेप्ट बहुत सिंपल है। बिथ्यून स्कूल जो 1849 में बना, इंडिया में वुमेन्स हायर एजुकेशन के लिए एक पायोनियरिंग इंस्टीट्यूशन था। मतलब ये एक बहुत बड़ा कदम था एक ऐसे समाज में जहां औरतों को पढ़ने से रोका जाता था। चलो ऑप्शंस को डाइसेक्ट करते हैं। ऑप्शन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये करेक्ट आंसर है। वो इस स्कूल के पीछे की असली ताकत थे एज इट्स सेक्रेटरी और वुमेन्स एजुकेशन के बहुत बड़े समर्थक। अब बाकियों को एलिमिनेट करते हैं। ए. एनी बेसेंट, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी और होम रूल लीग से जुड़ी हैं। इंपॉर्टेंट है पर बेथुन स्कूल से नहीं। राइट। बी. देवेंद्रनाथ टैगोर राजा राममोहन रॉय के बाद ब्रह्मो समाज के की फिगर थे। और डी. सरोजिनी नायडू एक फ्रीडम फाइटर, एक कवि और आगे जाकर कांग्रेस प्रेसिडेंट बनी। सभी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, बट विद्यासागर इज अ मैन हियर। पेरिफेरल नॉलेज के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को हमेशा विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 से कनेक्ट करना। उनका स्कूल के लिए काम और विधवाओं के लिए काम उनका विमेन्स राइट्स के प्रति डेडिकेशन दिखाता है। एब्सोल्युटली। ये लो एक मेमोरी हैक। विद्यासागर का मतलब है ओशन ऑफ नॉलेज। उन्होंने ये ज्ञान का सागर महिलाओं के लिए भी खोला बेथ्यून स्कूल के जरिए। मिनी रिकैप, बेथ्यून स्कूल और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कनेक्शन इंडिया में विमेन्स एजुकेशन की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क है। सिंपल और क्लियर। चलो अब एक ऐसा सवाल देखते हैं जो इन सभी थीम्स को जोड़ता है। क्वेश्चन 4, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पर फिर से ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में। ये हमने अभी कवर किया। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 पर फ्रॉम यूपीएससी सीएससी प्री 2020। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व्ड अराउंड 1. Women's right to gain education, 2. Age of consent, 3. Restitution of conjugal rights. Select the correct answer using the code given below. माइक्रो थीम, लीगल रिफॉर्म्स एंड वुमेन्स राइट्स। द रखमाबाई केस एक लैंडमार्क लीगल बैटल था। सीन ये था कि रखमाबाई की शादी बचपन में हो गई थी। जब वो पढ़ लिख गईं तो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ रहने से मना कर दिया। तो उनके हस्बैंड ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस कर दिया। ये एक लीगल टर्म है जिसका मतलब है कि कोर्ट एक पत्नी को मजबूर कर सकता है अपने पति के साथ रहने के लिए। चलो स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं। स्टेटमेंट 1, वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन। ये इस केस का सेंटर था। रखमाबाई ने आर्ग्यू किया कि क्योंकि वो एजुकेटेड है, उसे अपने फैसले खुद लेने का हक है। उसे एक ऐसी शादी में फोर्स नहीं किया जा सकता जिसके लिए उसने एक अडल्ट के तौर पे कंसेंट नहीं दिया। तो 1 इज करेक्ट। हाँ, बिल्कुल। स्टेटमेंट 2, एज ऑफ कंसेंट। इस केस ने शादी और कंसेंट के लिए सही उम्र क्या होनी चाहिए, इस पर एक बहुत बड़ी नेशनल डिबेट शुरू कर दी। इसने सीधे सीधे एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के लिए जमीन तैयार की। तो 2 इज ऑल्सो करेक्ट। इसने इस मुद्दे को नेशनल मैप पर ला दिया। और स्टेटमेंट 3, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ये तो केस का मेन लीगल इशू था। कोर्ट ने शुरू में उनके खिलाफ फैसला दिया पर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इसने हिंदू मैरिजेस को लेकर कॉलोनियल लॉ की नींव हिला दी। तो 3 भी करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट्स इस एक केस में आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है डी 1, 2 एंड 3। पेरिफेरल नॉलेज के लिए ये जानना बड़ा फैसिनेटिंग है कि इस केस को इंटरनेशनल अटेंशन मिली। क्वीन विक्टोरिया ने खुद इंटरवीन किया और फाइनल जजमेंट को ओवररूल किया गया। इसके बाद रखमाबाई इंग्लैंड गईं, मेडिसिन पढ़ी और इंडिया की पहली प्रैक्टिसिंग विमेन डॉक्टर्स में से एक बनी। सोच के देखो। मेमोरी हैक, रखमाबाई को एक ट्रिपल थ्रेट की तरह सोचो। शी फॉट फॉर हर एजुकेशन, फॉर कंसेंट एंड अगेंस्ट द रेस्टिट्यूशन ऑफ हर राइट्स, ECR। मिनी रिकैप, द रखमाबाई केस वाज अ परफेक्ट स्टॉर्म जिसने विमेन्स राइट्स, एजुकेशन और मैरिज लॉज को नेशनल डिबेट के सेंटर में ला दिया। तो ये तो थी इंटेलेक्चुअल और लीगल रिफॉर्म की बात, लेकिन जब सिस्टम को रिफॉर्म से नहीं रेवोल्यूशन से चैलेंज किया गया तब क्या हुआ? लेट्स डाइव इनटू द रिवोल्ट्स। क्वेश्चन 6 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी प्री 2020। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th century बिकॉज ऑफ। ऑप्शंस हैं A. Peasant resistance to the oppressive conduct of planters. B. Its unprofitability in the world market because of new inventions. C. National leaders' opposition to the cultivation of indigo. या D. Government control over the planters. माइक्रो थीम, इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड पेजेंट रिवोल्ट्स। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट है कॉज एंड इफेक्ट को समझना। इंडिगो यानी नील, ब्लू गोल्ड था उस टाइम का। ब्रिटिश प्लांटर्स इंडियन किसानों से जबरदस्ती इसकी खेती करवाते थे, बहुत ही ऑप्रेसिव कंडीशंस में। इसके खिलाफ एक मैसिव रिवोल्ट भी हुआ। लेकिन सवाल अर्ली 20th सेंचुरी में इसके डिक्लाइन के बारे में पूछ रहा है। टाइमिंग पर ध्यान दो। Let's analyze. ऑप्शन A peasant resistance की बात करता है। द इंडिगो रिवॉल्ट ऑफ 1859-60 बहुत बड़ा था और उसका इम्पैक्ट भी था, पर क्या वो आखिरी डिक्लाइन का मेन रीजन था? ऑलमोस्ट 40 साल बाद। लेट्स होल्ड ऑन। यही तो प्रिसिजन चाहिए। ओके। ऑप्शन बी देखो,
इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस। Yes. ये है कि लेट 19th सेंचुरी में जर्मनी ने एक सिंथेटिक ब्लू डाई डेवलप कर लिया। ये नया सस्ता आर्टिफिशियल डाई ने नेचुरल इंडिगो के मार्केट को पूरी तरह तबाह कर दिया। इट सिंपली बिकेम अनप्रॉफिटेबल। दिस वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। अच्छा, तो बी उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में डिक्लाइन का सबसे डायरेक्ट और पावरफुल रीजन है। ऑप्शन सी और डी कम सिग्निफिकेंट है, नेशनल लीडर्स ने अपोज किया, ठीक है, पर इकोनॉमिक फैक्टर डिसाइसिव था, तो बी इज आवर आंसर। और पेरिफेरल नॉलेज के लिए हमेशा दीनाबंधु मित्रा का प्ले नील दर्पण 1858-59 याद रखना। उसने इंडिगो कल्टीवेशन के हॉरर्स को इतने पावरफुली दिखाया कि उसने पहले के रिवॉल्ट के टाइम किसानों के लिए सपोर्ट मोबिलाइज करने में बड़ा रोल प्ले किया। मेमोरी हैथ इंडिगो डाइड बिकॉज ऑफ अ जर्मन डाई। सिंपल। टेक्नोलॉजी से आया इकोनॉमिक डिसरप्शन इस केस में रिबेलियन से ज्यादा पावरफुल साबित हुआ। मिनी रिकैप। जबकि पेजेंट रिवॉर्ट्स ने इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम को कमजोर किया, उसका अल्टीमेट कोलैप्स एक टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक शिफ्ट के कारण हुआ, द इन्वेंशन ऑफ सिंथेटिक डाई। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट अ ट्राइबल रिवोल्ट। Question 7 from UPSC CSE pre-2020. With reference to the history of India, Ul-Gulan or the Great Tumult is the description of which of the following events? Options are A. The Revolt of 1857, B. The Mapela Revolt of 1921, C. The Indigo Revolt of 1859-60, D. The Birsa Munda Revolt of 1899-1900. माइक्रो थीम ट्राइबल रिवोल्ट्स। यहाँ कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी का। उलगुलान मुंडा भाषा का एक शब्द है। इसका तो करेक्ट आंसर है डी, द बिरसा मुंडा रिवोल्ट ऑफ 1899-1900। बिरसा मुंडा एक करिज्मेटिक यंग लीडर ने छोटा नागपुर रीजन में इस रिवोल्ट को लीड किया। यह ब्रिटिश पॉलिसीज और मनी लेंडर्स और जमींदार्स के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ था, जिनको वो डिकूज यानी आउटसाइडर्स कहते थे। एग्जैक्टली और पेरिफेरल नॉलेज के लिए याद रखो कि मुंडा रिबेलियन सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये एक सोशो रिलीजियस मूवमेंट भी था। बिरसा मुंडा ने खुद को एक प्रॉफिट घोषित किया और मुंडा सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें अंधविश्वास और शराब छोड़ने और एक नया जस्ट मुंडा राज बनाने के लिए प्रेरित किया। मेमोरी हैक। मुंडाज उलगुलान वॉज अ ग्रेट ट्यूमल्ट ऑफ ट्राइबल प्राइड। बस उलगुलान शब्द को बिरसा मुंडा से सीधा लिंक कर दो। मिनी रिकैप। उलगुलान बिरसा मुंडा रिवोल्ट से जुड़ा हुआ स्पेसिफिक नाम है, जो 20th सेंचुरी की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण ट्राइबल अपराइजिंग था। Let's take another question on the tribal revolt. Question 8 from UPSC CSE pre-2018. After the Santhal uprising subsided, what were the measures taken by the colonial government? 1. The territories called Santhal Parganas were created. 2. It became illegal for a Santhal to transfer land to a non-Santhal. Select the correct answer. माइक्रो थीम आफ्टरमाथ ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बड़े-बड़े रिवोल्ट्स भले ही उन्हें दबा दिया जाए, अक्सर सरकार को कुछ कंसेशंस देने पर मजबूर कर देते हैं। संथाल रिबेलियन ऑफ 1855-56 एक बहुत बड़ा और वायलेंट अपराइजिंग था। सवाल है कि उसको कुचलने के बाद क्या हुआ? Statement surgery. Time. Statement 1. The territories called Santhal Parganas were created. ये करेक्ट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि उन्हें संथाल्स की शिकायतों को एड्रेस करना पड़ेगा ताकि आगे ऐसी बगावत ना हो, तो उन्होंने एक अलग जिला संथल परगनाज बनाया ताकि उस कम्युनिटी को थोड़ी ऑटोनॉमी और प्रोटेक्शन मिल सके। हाँ, और स्टेटमेंट 2, इट बिकेम इलीगल फॉर अ संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू अ नॉन संथाल। ये भी करेक्ट है। ये संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का कोर प्रोविजन था। इसका आइडिया था उस लैंड एलिनेशन को रोकना जो इस विद्रोह का प्राइमरी कारण था। तो दोनों स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए सही कदम है। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। और कुछ हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज के लिए संथाल रिबेलियन के लीडर्स दो भाई थे, सिद्धू और कानू। उनके नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो एक पैटर्न नोटिस करो, ब्रिटिश रिस्पॉन्स भले ही डर से निकला हो, एक रेयर इंस्टेंस था जहां उन्होंने रिवोल्ट के बाद एक ट्राइबल ग्रुप को एक्चुअली कुछ लीगल प्रोटेक्शन देने की कोशिश की। मेमोरी हैक। द संथाल्स फॉट सो फियर्सली कि उन्हें अपना परगाना डिस्ट्रिक्ट और अपनी जमीन के लिए प्रोटेक्शन मिला। परगाना प्लस प्रोटेक्शन। मिनी रिकैप। संथाल रिबेलियन के बाद ब्रिटिश ने उस एरिया को शांत करने और संथाल जमीन को बचाने के लिए कॉन्क्रीट एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल बदलाव किए। क्वेश्चन 9 यूपीएससी सीएसई pre-2018 is a chronology question. Which among the following events happened earliest? A. Swami Dayanand established Arya Samaj. B. Dinabandhu Mitra wrote Neel Darpan. C. Bankim Chandra Chattopadhyay wrote Anand Math. D. Satyendranath Tagore became the first Indian to succeed in the Indian Civil Services examination. माइक्रो थीम टाइमलाइन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। क्रोनोलॉजी वाले सवाल आपके दिमाग में की इवेंट्स का मेंटल मैप टेस्ट करते हैं। चलो इसको डेट्स के साथ ब्रेक डाउन करते हैं। ए. आर्य समाज बना 1875 में। सी. आनंद मत लिखी गई 1882 में। डी. सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई, ने आईसीएस एग्जाम 1863 में पास किया। और अब ऑप्शन बी, दीनाबंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखी 1858-59 में इंडिगो किसानों की हालत दिखाने के लिए। तो डेट्स कंपेयर करें 1875, 1858-59, 1882 और 1863। सबसे पहला इवेंट क्लियरली नील दर्पण का लिखना है, तो आंसर है बी। ये एक ग्रेट एग्जांपल है कि कैसे अलग अलग टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए टाइम में आपस में जुड़े हुए हैं। इंडिगो रिवोल्ट का फेमस प्ले पहले इंडियन के आईसीएस ज्वाइन करने से भी पहले आया था। एग्जैक्टली और पेरिफेरल नॉलेज के लिए याद रखो कि आनंद मठ सन्यासी रिबेलियन पर बेस्ड है
और हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम उसी से लिया गया है। आर्य समाज का नारा था गो बैक टू द वेदास। हर ऑप्शन एक नए टॉपिक का गेटवे है। मेमोरी हैक, प्रॉब्लम्स और प्रोग्रेस के सीक्वेंस के बारे में सोचो। पहले किसानों का दर्द डॉक्यूमेंट हुआ, नील दर्पण 1858। फिर एक इंडियन ने एक ग्लास सीलिंग तोड़ी, टैगोर इन ICS 1863। फिर एक बड़ा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुआ, आर्य समाज 1875। और आखिरी में एक पहले के विद्रोह पर नॉवल लिखा गया, आनंद मत 1882। मिनी रिकैप, क्रोनोलॉजी के सवाल सॉल्व करने के लिए की डेट्स का एक मेंटल मैप चाहिए। यहाँ नील दर्पण 1858-59 सबसे पहला इवेंट है। चलो अब ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट पर एक सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 10, द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर A. The participation of workers in the management of industries. B. Arbitrary powers to the management to quell industrial disputes. C. An intervention by the British court in the event of a trade dispute. D. A system of tribunals and a ban on strikes in public utility services. माइक्रो थीम, लेबर लेजिस्लेशंस। देखो 1920s में काफ़ी स्ट्राइक्स हो रही थी, खासकर कम्युनिस्ट के इन्फ्लुएंस में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट को लाई। इसका कोर कॉन्सेप्ट था स्ट्राइक्स को कंट्रोल करना, वर्कर्स को सप्रेस करना नहीं, बल्कि उनको मैनेज करना। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे रेलवे, पोस्ट एटसेट्रा में स्ट्राइक्स ना हो। तो ऑप्शंस देखते हैं। A. Workers' participation in management. नहीं, ये तो बहुत बात की बात है। पोस्ट इंडिपेंडेंस। B. Arbitrary powers to management. एक्ट ने मैनेजमेंट को आर्बिट्ररी पावर नहीं दी। C. Intervention by British court. सिस्टम इससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। D. A system of tribunals and a ban on strikes in public utility services. ये बिल्कुल A पॉइंट पर है। एक्ट ने डिस्प्यूट्स को एक रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी और बोर्ड्स ऑफ कॉन्सिलिएशन का सिस्टम बनाया और लाइटनिंग स्ट्राइक्स को इलीगल कर दिया, खासकर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में। तो D इज द करेक्ट आंसर। हाँ, पेरिफेरल नॉलेज के लिए इस एक्ट को मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929 के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। गवर्नमेंट कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन लीडर्स को दबाना चाहती थी। इस एक्ट का एक मकसद ये भी था। मेमोरी हैक, ट्रेड डिस्प्यूट, गवर्नमेंट ने बनाया ट्राइब्यूनल ताकि काम ना हो रूइंड। डिस्प्यूट इज इक्वल टू ट्राइब्यूनल। Mini recap. The Trade Disputes Act of 1929 was mainly about controlling strikes through a tribunal system, especially in essential services. Let's tackle question 11, UPSC CSE pre-2016. Satyashodhak Samaj organized. A. A movement for upliftment of tribals in Bihar. B. A temple entry movement in Gujarat. C. An anti-caste movement in Maharashtra. D. A peasant movement in Punjab. Micro theme. Anti-caste movements. सत्यशोधक समाज, जिसका मतलब है ट्रूथ सीकर सोसाइटी, इसे महान ज्योतिराव फुले ने 1873 में स्थापित किया था। इसका कोर कॉन्सेप्ट था कास्ट सिस्टम की सच्चाई को ढूंढना और उसे चैलेंज करना। तो चलो ऑप्शंस देखते हैं। इसका बेस ऑफ ऑपरेशंस महाराष्ट्र में था और इसका मेन एम था एक पावरफुल एंटी कास्ट मूवमेंट बनना। इसने ब्राह्मण्स के डोमिनेंस को चैलेंज किया और सो कॉल्ड लोअर कास्ट यानी शूद्रास और अतिशूद्रास के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। तो उस हिसाब से ऑप्शन सी, एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, बिल्कुल परफेक्ट फिट है। बाकी ऑप्शंस या तो ज्योग्राफी में गलत है या ऑब्जेक्टिव में। पेरिफेरल नॉलेज के लिए फूले की किताब गुलामगिरी, स्लेवरी, एंटी कास्ट लिटरेचर का एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है। उन्होंने इसे अमेरिका में स्लेवरी अबॉलिश करने के मूवमेंट को डेडिकेट किया था, जो उनका इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव दिखाता है। मेमोरी हैक, सत्याशोधक महाराष्ट्र से कास्ट की सच्चाई यानी सत्य को ढूंढकर इनइक्वालिटी की नींव को शेक करना चाहते थे। शोधक इक्वल्स शेक। मिनी रिकैप, सत्यशोधक समाज, जिसे ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में शुरू किया, लोअर कास्ट की मुक्ति के लिए एक प्रमुख एंटी कास्ट आंदोलन था। अच्छा, अब एक थोड़ा ट्रिकी सवाल। क्वेश्चन 12 ऑन केशव चंद्र सेन। Which of the followings are associated with Keshav Chandra Sen? 1. Calcutta Unitarian Committee. 2. Tabernacle of New Dispensation. 3. Indian Reform Association. Select the correct answer. Micro theme. ब्रह्म समाज and its leaders. देखो, राजा राम मोहन रॉय के बाद ब्रह्मो समाज में दो इंपॉर्टेंट लीडर्स आए, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन बहुत ही डायनामिक थे, पर उनके रेडिकल आइडियाज की वजह से ब्रह्मो समाज में एक स्प्लिट हुआ। चलो स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं। स्टेटमेंट 1, कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी। ये राजाराम मोहन राय से एसोसिएटेड है। उन्होंने इसे 1820s में शुरू किया था, तो केशव चंद्र सेन से इसका डायरेक्ट लिंक नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज आउट। बिल्कुल, इसे एलिमिनेट करते ही ऑप्शन ए और डी चले गए। अब हम 50-50 पर है। स्टेटमेंट 2, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। जब ब्रह्मो समाज स्प्लिट हुआ तो केशव चंद्र सेन ने अपने नए संगठन ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के तहत नवा विधान या न्यू डिस्पेंसेशन का आइडिया दिया। उसी का ये पार्ट था। तो 2 इज करेक्ट। और स्टेटमेंट 3, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये भी उन्हीं ने 1870 में बनाया था। इसका मेन एम था सोशल रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाना, जैसे विमेन स्टेटस को इंप्रूव करना और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ कैंपेन करना। तो 2 और 3 दोनों करेक्ट हैं। इसका मतलब आंसर है B, 2 and 3 ओनली। हाँ, और पेरिफेरल नॉलेज के लिए एक आयरनी है, केशव चंद्र सेन ने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ इतना कैंपेन किया, पर उन्होंने अपनी ही कम उम्र बेटी की शादी कूच बिहार के प्रिंस से कर दी। इसके कारण उनके अपने मूवमेंट में एक और स्प्लिट हो गया और साधारण ब्रह्मो समाज बना। मेमोरी हैक, केशव की न्यू रिफॉर्म एसोसिएशन,
उनके दोनों मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस के नाम में ही न्यू डिस्पेंसेशन और रिफॉर्म एसोसिएशन है। मिनी रिकैप। केशव चंद्र सेन न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से जुड़े थे, लेकिन कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी से नहीं। चलो अब एक किसान आंदोलन पर आते हैं। क्वेश्चन 13। The Tebaga Peasant Movement 1946-47 in Bengal demanded A. Writing off all peasant debts, B. Uprooting of the zamindari system, C. Reduction of the share of the landlords from 1/2 of the crop to 1/3, D. Grant of ownership of land to the tiller of the soil. माइक्रो थीम पेजेंट मूवमेंट्स तेभागा। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। ते मतलब 3 और भागा मतलब भाग, शेयर। ये बंगाल में शेयर क्रॉपर्स, जिनको बरगाडार्स कहते थे, का एक बड़ा आंदोलन था। हाँ, तो उनकी डिमांड क्या थी? उस वक्त सिस्टम यह था कि किसान को फसल का आधा हिस्सा जमींदार को देना पड़ता था, 1/2। उनकी डिमांड थी कि उन्हें फसल का 2/3 2/3 हिस्सा मिले और जमींदार को सिर्फ 1/3 1/3। इस हिसाब से ऑप्शन सी, रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू 1/3 एकदम परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है। बिल्कुल, बाकी ऑप्शंस गलत है। बी, जमींदारी सिस्टम को उखाड़ना उनका इमीडिएट गोल नहीं था, ऑल्दो ये ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा था। उनकी स्पेसिफिक इमीडिएट डिमांड शेयर रिडक्शन की थी। पेरिफेरल नॉलेज। ये आंदोलन बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का किसान विंग था, ने ऑर्गेनाइज किया था। मेमोरी हैक, तेभागा इज इक्वल टू 3 भाग। इसमें से 1 भाग लैंडलॉर्ड का, 2 भाग किसान के। सिंपल। मिनी रिकैप। Tebaga movement was a fight by Bengal's sharecroppers to reduce the landlord's share of the crop to 1/3. Let's go back to Brahmo Samaj for question 14. Consider the following statements about Brahmo Samaj. 1. It opposed idolatry. 2. It denied the need for a priestly class for interpreting the religious texts. 3. It popularized the doctrine that the Vedas are infallible. Which of these statements are correct? Statement wise check करते हैं। Statement 1. It opposed idolatry, यानी मूर्ति पूजा का विरोध। ये बिल्कुल करेक्ट है। ये उनके कोर प्रिंसिपल्स में से एक था। ठीक है। Statement 2. It denied the need for a priestly class. ये भी करेक्ट है। उनका मानना था कि इंसान और भगवान के बीच किसी पुरोहित या पंडित की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन पर जोर था। हाँ, अब आता है कैच। Statement 3. It popularized the doctrine that the Vedas are infallible. मतलब वेदास गलती से परे हैं, अचूक हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। ब्रह्मो समाज ने वेदों को रिस्पेक्ट दी, पर उन्हें इनफैलिबल नहीं माना। राजा राम मोहन रॉय रैशनलिज्म पर जोर देते थे। ये वेदास आर इनफैलिबल का कॉन्सेप्ट ये आर्य समाज का था, स्वामी दयानंद सरस्वती का। अच्छा, तो ये ट्रिक है। यूपीएससी ने 2 मूवमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स मिक्स कर दिए। Right. तो सिर्फ 1 और 2 करेक्ट हैं। Right. इसका मतलब आंसर है बी, 1 and 2 ओनली। Memory hack. Brahmo believe in one God, but no idols, no priests, and no blind faith in Vedas. वेदास की इनफैलिबिलिटी आर्य समाज के लिए अ ग्रेट टॉपिक था, ब्रह्मो समाज के लिए नहीं। मिनी रिकैप। ब्रह्मो समाज ने आइडोलेट्री और प्रीस्टली क्लास का विरोध किया, लेकिन वेदास को इनफैलिबल नहीं माना। ये आर्य समाज का कॉन्सेप्ट था। चलो अब नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस पर आते हैं। क्वेश्चन 15. Who of the following founded the National Social Conference? A. M.G. Ranade and Raghunath Rao. B. B.M. Malabari. C. B.R. Ambedkar. D. Jyotiba Phule. माइक्रो थीम, सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस। तो सीन ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिक्स पर फोकस कर रही थी, लेकिन उसके लीडर्स को लगा कि सोशल रिफॉर्म भी जरूरी है, पर वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म को सोशल इश्यूज के लिए यूज नहीं करना चाहते थे, ताकि यूनिटी बनी रहे। हाँ, इसलिए उन्होंने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इसे सोशल रिफॉर्म विंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहा जाता था। और इसके पीछे जो 2 मेन लोग थे वो थे M.G. रानाडे और रघुनाथ राव। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पेरिफेरल नॉलेज के लिए, इसकी मीटिंग हर साल कांग्रेस सेशन के आधे फौरन बाद उसी पंडाल में होती थी। इससे पता चलता है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस कितने क्लोजली लिंक्ड थे, भले ही फॉर्मली अलग थे। मेमोरी हैक। कांग्रेस ने कहा हम करेंगे पॉलिटिक्स, रानाडे ने कहा हम करेंगे राजनीति ऑफ सोसाइटी। तो रानाडे ने बनाई सोशल कॉन्फ्रेंस। Mini recap. National Social Conference was founded by M.G. Ranade and Raghunath Rao as the social reform arm of the INC. Question 16. What was the main reason for the tribal insurrections in 19th century India? Options हैं A. British land revenue system and exploitation by outsiders. B. Christian missionary activities. C. British forest laws. D. Introduction of railways and telegraph. Michael theme. Causes of tribal revolts. ये एक अच्छा conceptual सवाल है। मेन रीजन पूछ रहा है। देखो, बाकी ऑप्शंस भी रीजंस थे, जैसे फॉरेस्ट लॉज ने उनके ट्रेडिशनल राइट्स छीन लिए, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल रीजन था ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम, नए टैक्स और ट्राइबल एरियाज में मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स यानी दिकूज का घुसना। बिल्कुल, इसने उनके पूरे ट्रेडिशनल अग्रेरियन स्ट्रक्चर को, उनके जीने के तरीके को डिसरप्ट कर दिया। उनकी जमीन उनसे छिन रही थी और वो कर्ज में डूब रहे थे।
तो ऑप्शन ए, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय आउटसाइडर्स इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड मेन रीजन। बाकी सब इसी बड़े रीजन के अंडर आते हैं एक तरह से। मेमोरी हैक। ट्राइबल्स की लाइफ 3L पर चलती थी, लैंड, लाइवलीहुड, लिबर्टी। ब्रिटिश सिस्टम ने तीनों पर अटैक किया। Mini recap. The primary cause of 19th century tribal uprisings was the disruption of their traditional life by the new British land revenue systems and the intrusion of outsiders. अगला सवाल आजादी के बाद का है। क्वेश्चन 17। Post-independence movements. भूदान मूवमेंट यानी लैंड गिफ्ट मूवमेंट। इसका कॉन्सेप्ट था लैंड रिफॉर्म थ्रू लव। इसका आइडिया था कि बड़े बड़े जमींदारों को वॉलंटरी अपनी जमीन का कुछ हिस्सा लैंडलेस लेबर्स को दान कर देना चाहिए। और इस मूवमेंट को शुरू किया था आचार्य विनोबा भावे ने। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पेरिफेरल नॉलेज। इसकी शुरुआत 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से हुई थी। विनोबा भावे गांधी जी के स्पिरिचुअल सक्सेसर माने जाते हैं। मेमोरी हैक। भूदान भावे। द नेम साउंड्स सिमिलर। भूदान बाय भावे। Mini recap. The Bhudan movement was initiated by Acharya Vinoba Bhave in 1951 to encourage voluntary land donation. चलो अब वापस 1857 पे चलते हैं। क्वेश्चन 18। Who among the following betrayed the great rebel leader of 1857 तात्या कोपे, leading to his capture and execution? A. मान सिंह, B. नाना साहेब, C. कुंवर सिंह, D. रानी लक्ष्मीबाई। माइक्रो थीम। द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये एक फैक्चुअल सवाल है। तात्या तोपे बहुत ही ब्रिलियंट जनरल थे, नाना साहब के कमांडर। उन्होंने काफी टाइम तो ब्रिटिश को परेशान करके रखा, लेकिन आखिर में उन्हें उनके एक दोस्त मान सिंह, जो नारवर का राजा था, उसने धोखा दिया। जब तात्या तोपे जंगल में सो रहे थे, मान सिंह ने ब्रिटिशर्स को उनकी लोकेशन बता दी। सो द आंसर इज ए, मान सिंह। हाँ, और उसके बाद उन्हें पकड़कर 1859 में फांसी दे दी गई। बाकी ऑप्शंस तो खुद रेबेल लीडर्स थे, तो वो बिट्रे क्यों करेंगे? मेमोरी हैक। सोचो, मानव ने ही मानव को धोखा दिया। मान सिंह बिट्रेड अ ग्रेट मैन, तात्या तोपे। Mini recap. Tatya Tope was betrayed by his friend Man Singh, which led to his capture by the British. Next, question 19. Anand Math par. The famous novel Anand Math by Bankim Chandra Chatterjee is based on which of the following rebellions? A. Sannyasi Rebellion, B. Santhal Rebellion, C. Indigo Revolt, D. Munda Uprising. Micro theme. Literature and nationalism. हमने इसका जिक्र पहले भी किया था। आनंद मथ एक बहुत ही प्रभावशाली उपन्यास है। ये सन्यासी रेबेलियन पर आधारित है, जो 1770 में बंगाल में हुआ था। तो सीधा सीधा आंसर है ए, सन्यासी रेबेलियन। और पेरिफेरल नॉलेज, जैसे हमने पहले कहा, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी नॉवल से लिया गया है। मेमोरी हैक। आनंद में सन्यासी। सन्यासीज फाउंड आनंद ब्लिस इन देयर रेबेलियन। Mini recap. Bankim Chandra Chatterjee's novel Anand Math is set against the backdrop of the Sannyasi Rebellion. A very simple question now. Question 20. Who was the Governor General of India during the Sepoy Mutiny of 1857? A. Lord Dalhousie, B. Lord Canning, C. Lord Lytton, D. Lord Ripon. माइक्रो थीम। द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये तो एकदम बेसिक फैक्ट है जो सबको पता होना चाहिए। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो आंसर है बी। हाँ, और पेरिफेरल नॉलेज के लिए विद्रोह के बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, तो गवर्नर जनरल की पोस्ट का नाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग ही इंडिया के पहले वाइसरॉय बने। मेमोरी हैक। 1857 में इतना कुछ हुआ कि ब्रिटिशर्स ने कहा वी कांट हैंडल दिस एनीमोर, तो कैनिंग को वाइसरॉय बनाया। Mini recap. Lord Canning was the Governor General during the 1857 revolt and became the first Viceroy of India after it. Question 21 from UPSC CSE pre-2021. With reference to UP Kisan Sabha 1918, which of the following statements is correct? Statement 1, it was formed by Indran Narayan Dwivedi and Gauri Shankar Mishra. Statement 2, Jawaharlal Nehru was not associated with its formation. Micro theme, peasant movements. यूपी किसान सभा अवध रीजन में किसानों को ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाई गई थी। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। इसे गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी ने मदन मोहन मालवीय के सपोर्ट से बनाया था। ओके, और स्टेटमेंट 2 कहता है कि जवाहरलाल नेहरू इसके फॉर्मेशन से नहीं जुड़े थे। ये भी करेक्ट है। नेहरू जी इस आंदोलन से बाद में जुड़े 1920 में, जब वो अवध के गांव में गए, लेकिन इसके फॉर्मेशन यानी 1918 में वो इसका हिस्सा नहीं थे। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आंसर है बोथ 1 and 2। मेमोरी हैक। पहले मिश्रा और द्विवेदी ने किसान सभा की नींव रखी, फिर नेहरू ने आकर उसे नेशनल लेवल पर मजबूत किया। मिनी रिकैप। यूपी किसान सभा was formed by Mishra and Dwivedi and Nehru joined the movement later, not at its formation. Question 22. Which of the following territories was not affected by the revolt of 1857? A. Jhansi, B. Jagdishpur, C. Lucknow, D. Chittor. Micro theme. The revolt of 1857. हमें पता है कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर कुंवर सिंह और लखनऊ बेगम हजरत महल इस विद्रोह के बड़े सेंटर्स थे। चित्तौड़, जो कि राजपूताना में था, वो काफी हद तक इस विद्रोह से अछूता रहा। वहां के रूलर्स ने लार्जली ब्रिटिशर्स का साथ दिया। तो आंसर इज डी, चित्तौड़। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि रिवोल्ट पूरे इंडिया में नहीं फैला था। साउथ इंडिया और पंजाब लार्जली इससे दूर रहे। Mini recap. While Jhansi, Jagdishpur and Lucknow were major storm centers of the 1857 revolt, Chittor remained largely unaffected. Next question.
उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन 23 हु वाज द लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट इन बिहार ए तात्या टोपे बी कुंवर सिंह सी नाना साहेब डी मौलवी अहमदुल्ला माइक्रो थीम द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये भी एक डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। हमने अभी जिक्र किया बिहार में जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह के सबसे प्रोमिनेंट लीडर थे कुंवर सिंह। वो 80 साल के थे पर उन्होंने ब्रिटिशर्स को काफी टक्कर दी। सो आंसर इज बी कुंवर सिंह। Mini recap: The 1857 revolt in Bihar was led by the brave and elderly Kunwar Singh of Jagdishpur. Question 24 is a bit complex. Which of the following statements about social reform are correct? 1. Arya Samaj was founded in 1835. 2. Lala Lajpat Rai opposed the Arya Samaj. 3. Keshav Chandra Sen led the foundation of Brahmo Samaj of India. 4. The Satyashodak Samaj was founded by Jyotiba Phule. Micro theme: Social reform movements. चलो एक एक करके देखते हैं। Statement 1. आर्य समाज was founded in 1835. ये गलत है। हमने अभी देखा it was founded in 1875. Statement 2. लाला लाजपत राय opposed the आर्य समाज. ये भी बिल्कुल गलत है। वो तो आर्य समाज के एक प्रमुख सदस्य थे, विरोधी नहीं। ओके, तो 1 और 2 गलत हो गए। Statement 3. केशव चंद्र सेन led the foundation of ब्रह्मो समाज of India. ये करेक्ट है। जब ब्रह्मो समाज में स्प्लिट हुआ तो सेन के फैक्शन का नाम ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया रखा गया। Statement 4. द सत्यशोधक समाज was founded by ज्योतिबा फूले। ये भी हमने डिस्कस किया, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो 3 और 4 करेक्ट हैं, इसका मतलब आंसर है डी। Mini recap. In this question, the statements about Keshav Chandra Sen and Jyotiba Phule are correct, while those about Arya Samaj's founding year and Lala Lajpat Rai's stance are incorrect. एक और chronology question. Question 25. Arrange the following events in the correct chronological order. 1. Sepoy Mutiny. 2. Santhal Rebellion. 3. Deccan Riots. 4. Indigo Revolt. Micro theme: Timeline of revolts. चलो डेट्स याद करते हैं। संथाल रिबेलियन 1855-56, म्यूटिनी ऑफ द सीपॉयज 1857, इंडिगो रिवोल्ट 1859-60, डेक्कन रायट्स 1875। तो ऑर्डर बिल्कुल साफ है। पहले संथाल 2, फिर सीपॉय म्यूटिनी 1, फिर इंडिगो 4 और आखिर में डेक्कन 3। तो करेक्ट सीक्वेंस है 2 1 4 3। दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू ऑप्शन डी। Mini recap: The correct chronological order of these major 19th century disturbances is Santhal Rebellion 1855, Sepoy Mutiny 1857, Indigo Revolt 1859, and Deccan Riots 1875. Question 26 is a match the lists question. List 1 has revolts: Mopla, Pabna, Eka, Birsa Munda. List 2 has regions: Kerala, Bengal, Bihar, Audh. Micro theme: Regional revolts. चलो मैच करते हैं। मोपला रिवोल्ट हुआ था केरला में, तो A मैचेस विद 1। पावना रिवोल्ट बंगाल में हुआ था, तो B मैचेस विद 2। एका मूवमेंट अवध रीजन में हुआ था, सो ओध। C मैचेस विद 4 और बिरसा मुंडा रिवोल्ट उस समय के बिहार में हुआ था, आज का झारखंड। D मैचेस विद 3, तो A1, B2, C4, D3। Mini recap. The Mopla revolt is from Kerala, Pabna from Bengal, Eka from Audh, and Birsa Munda from the Bihar-Jharkhand region. Question 27 एक अलग तरह का सवाल है। MC सेथलवाड़, B.N. Rao, and Aladi Krishnaswamy Iyer were distinguished members of A. Swaraj Party, B. All India National Liberal Federation, C. Madras Labour Union, D. Servants of India Society. माइक्रो थीम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ये थोड़ा ट्रिकी है। ये सभी बहुत बड़े जूरिस्ट थे और संविधान निर्माण से जुड़े थे। MC सेतलवाड़ इंडिया के पहले अटॉर्नी जनरल बने, B.N. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे और अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। लेकिन वो दिए गए ऑप्शंस में से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े हुए थे। गोखले ने ये सोसाइटी बनाई थी, इसलिए करेक्ट आंसर डी है। Mini recap. Eminent jurists like MC Setalwad, B.N. Rao, and A.K. Iyer, known for their roles in constitution making, were also associated with the Servants of India Society. क्वेश्चन 28 इज अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। पैसेज नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में है और फिर पूछता है उसके संस्थापक कौन थे। ये हमने पहले ही कवर कर लिया। आंसर M.G. रानाडे है, सो वी कैन मूव ऑन। Yes, question 29. The word Adivasi was used for the first time to refer to the tribal people by A. Mahatma Gandhi, B. Thakkar Bapa, C. Jyotiba Phule, D. B.R. Ambedkar. माइक्रो थीम सोशल टर्मिनोलॉजी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है। आदिवासी शब्द जिसका मतलब है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, इसका इस्तेमाल सबसे पहले थक्कर बप्पा ने किया था। उनका पूरा नाम अमृतलाल विथिलदास थक्कर था। वो एक महान सामाजिक कार्यकर्ता थे और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर थे। तो आंसर है बी, थक्कर बापा। मेमोरी हैक: आदिवासी के लिए सबसे पहले आवाज उठाई थक्कर बापा ने। मिनी रिकैप। द टर्म आदिवासी वाज फर्स्ट कॉइन्ड एंड यूज्ड बाय द सोशल वर्कर थक्कर बापा। Second last question. Question 30. Who was the leader of the anti-British revolt in Sambhalpur? A. Tatya Tope, B. Surendra Sai, C. Kunwar Singh, D. Nana Sahib. माइक्रो थीम लेसर नोन रिवोल्ट्स। संभलपुर
जो ओडिशा में, वहां ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट के लीडर थे सुरेंद्र साय। उन्होंने बहुत लंबे समय तक 1857 से भी पहले और उसके काफी बाद तक संघर्ष जारी रखा। सो आंसर इज बी, सुरेंद्र साय। Mini recap. The prolonged anti-British resistance in Sambhalpur was led by Surendra Sai. And finally, our last question for this marathon, question 31. Which of the following was the main aim of the Satya Shodhak Samaj? A. Upliftment of backward classes. B. Temple entry for Dalits. C. Women's education. D. Hindu-Muslim unity. Micro theme anti-caste movements. ये सवाल फिर से सत्य शोधक समाज पर है। इसे हमने पहले भी देखा है, जबकि फूले ने वुमेन्स एजुकेशन के लिए भी काम किया। उनके समाज का मेन एम था बैकवर्ड क्लासेस यानी शूद्रस और अति शूद्रस का उत्थान करना, उन्हें ब्राह्मणिकल डोमिनेंस से मुक्त कराना। तो दिए गए विकल्पों में से अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। Mini recap. The primary objective of Jyotika Phule's Satya Shodhak Samaj was the social and cultural upliftment of the backward classes. तो आज की इस डिटेल चर्चा में हमने 31 सवालों के जरिए 19th and 20th सेंचुरी इंडिया के सोशल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझा। हमने देखा कि कैसे छोटे-छोटे विद्रोहों और सुधार आंदोलनों ने इंडिया की आजादी की लड़ाई के लिए एक मजबूत नींव रखी। बिल्कुल। This wasn't just a Q&A session. It was a way to connect the dots of our history. और अब आज का provocative thought. हमने देखा कि ज्यादातर रिवोल्ट्स और रिफॉर्म मूवमेंट्स लोकलाइज थे, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार में। अब सोचो, what if there had been a coordinated pan-India leadership connecting all these movements? अगर संथाल रेबल्स, अवध के किसान और बंगाल के रिफॉर्मर्स एक साथ एक स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहे होते, तो क्या इंडिया का इतिहास कुछ और होता? Would we have gotten freedom earlier and perhaps in a different form? That is a fascinating question to ponder. On that thought, we'll conclude today's deep dive. इस सवाल पर जरूर सोचना। अगले एपिसोड में एक और नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक कीप हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द डीप डाइव। चलो एक क्रेजी सवाल पूछती हूँ। अगर मैं कहूँ कि 1857 रिवोल्ट, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, शायद और भी जल्दी दबा दिया जाता अगर एक नई टेक्नोलॉजी ना होती। टेलीग्राफ। हाँ, रेबल्स यूज अ कर्स्ड स्ट्रिंग कहते थे क्योंकि ब्रिटिश ने इसे लाइटनिंग स्पीड से ट्रूप मूवमेंट्स कोऑर्डिनेट किए। माइंड ब्लोइंग है ना? बिल्कुल। आज हम ऐसे ही कई इनक्रेडिबल फैक्ट्स डाइसेक्ट करने वाले हैं, सीधे यूपीएससी, सीडीएस और सीएपीएफ क्वेश्चन पेपर्स से। तो जंप इन करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाइक को स्मैश करो, नोटिफिकेशंस ऑन कर लो और नीचे कमेंट छोड़ दो। आपकी एनर्जी से ही हमारी एनर्जी है। चलो शुरू करते हैं। एब्सोल्युटली। आज का सेशन मतलब एक मैराथन होने वाला है हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स का। ये रहा हमारा लर्निंग मैप। हम शुरू करेंगे 1857 रिवोल्ट के डीप एनालिसिस से, उसके कॉजेज, फेलियर्स, सब कुछ बेस्ड ऑन क्वेश्चन 74 टू 78। फिर हम आगे बढ़ेंगे फायरी ट्राइबल रिवोल्ट्स पे, जैसे संथाल और खोंड अपराइजिंग्स, क्वेश्चन 79 टू 82 में। उसके बाद हम टैकल करेंगे क्रूशियल पेजेंट मूवमेंट्स, क्वेश्चंस 83 टू 85, और फाइनली हम डिकोड करेंगे 19th सेंचुरी के सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, जैसे कि क्वेश्चंस 86 टू 88 में पूछा गया है। हम एग्जामिनर के माइंड को मैप रिफॉर्म मूवमेंट्स पर है सीएपीएफ 2020 से। Which of the following statements is are correct? Statement 1, Parhamsa Mandali was founded in Bengal by Swami Vivekanand. Statement 2, Prarthana Samaj was started in Maharashtra with the aim of reforming Hindu religious thought and practice. Options है A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, या D, neither 1 nor 2. ठीक है, तो यहाँ का थीम है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन वेस्टर्न इंडिया। 19th सेंचुरी में भारत में कई रिफॉर्म मूवमेंट्स शुरू हुए, सोशल इवल्स जैसे कास्ट सिस्टम, मूर्ति पूजा, इन सबको चैलेंज करने के लिए। और परमहंस मंडली और प्रार्थना समाज उन्हीं में से थे, खासकर महाराष्ट्र में। एग्जैक्टली। चलो इन स्टेटमेंट्स की सर्जरी करते हैं। मंडली बॉम्बे यानी महाराष्ट्र में फाउंड हुई थी 1849 में, और इसके फाउंडर थे दादोबा पांडुरंग। सही। सेकंड, स्वामी विवेकानंद ने तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो स्टेटमेंट 1 तो पूरी तरह से इनकरेक्ट है। और इसके बारे में थोड़ी पेरिफेरल नॉलेज भी ले लो। परमहंस मंडली एक सीक्रेट सोशो रिलीजियस ग्रुप था। अच्छा। इनका मेन फोकस था मोनोथीज्म, मतलब एक ईश्वर में विश्वास और जाति के नियमों को तोड़ना। ये 1860 में डिसॉल्व हो गया था। ठीक है, अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पर। प्रार्थना समाज was started in Maharashtra with the aim of reforming Hindu religious thought and practice. और ये बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना बॉम्बे में 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव हिंदू धर्म में सुधार लाना था, जैसे विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा और जाति व्यवस्था को खत्म करना। मेरा ख्याल है इसका ब्रह्मो समाज से भी कोई कनेक्शन था, है ना? ग्रेट पॉइंट। और ये इंपॉर्टेंट पेरिफेरल नॉलेज है। प्रार्थना समाज ब्रह्मो समाज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। अच्छा। इनफैक्ट केशव चंद्र सेन, जो ब्रह्मो समाज के लीडर थे, उन्होंने बॉम्बे विजिट किया था। उनके विजिट के बाद ही प्रार्थना समाज फॉर्म हुआ। तो प्रार्थना समाज ब्रह्मो समाज से इंस्पायर्ड था। तो राइट वर्सेस रॉन्ग एनालिसिस सिंपल है। स्टेटमेंट 1 गलत, स्टेटमेंट 2 सही। बिल्कुल। तो इसका एलिमिनेशन लॉजिक भी साफ है। अगर किसी को ये पता है कि विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन बनाया था, तो स्टेटमेंट 1 सीधे एलिमिनेट हो जाता है। बचते हैं ऑप्शंस बी और डी। फिर प्रार्थना समाज का थोड़ा भी आइडिया हो तो जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल। और इसका मेमोरी हैक, P फॉर प्रार्थना, P फॉर पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग और प्रार्थना कहाँ? महाराष्ट्र में। मिनी रिकैप,
परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग ने बॉम्बे में बनाई, विवेकानंद ने बंगाल में नहीं। प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में एक रिफॉर्म मूवमेंट था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। परफेक्ट। अगला सवाल जैसे सीधे आर्य समाज पर। हाँ, ये कैप 2019 से है। Which of the following statements about the Arya Samaj are correct? 1. It had a very strong support base amongst the trading castes. 2. It introduced Shuddhi or mass purification. 3. The moderates in the Arya Samaj were headed by Hans Raj and Lajpat Rai and set up a chain of Dayanand Anglo-Vedic colleges. 4. The Arya Samaj had fewer members than the Brahmo Samaj. ऑप्शंस हैं A 1 and 2, B 1 2 and 3, C 1 3 and 4, D 1 2 3 and 4 ये काफी डीप सवाल है। The theme is Arya Samaj ideology and impact. Core concept. आर्य समाज, जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में फाउंड किया, एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था। इसका मोटो था गो बैक टू द वेदास। ये नॉर्दर्न इंडिया में बहुत इन्फ्लुएंशियल था। चलो एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट 1, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस अमंग्स द ट्रेडिंग कास्ट्स। ये सही है क्या? यस, ये करेक्ट है। आर्य समाज को मर्चेंट्स और ट्रेडिंग कम्युनिटी से काफी सपोर्ट मिला, खासकर पंजाब और वेस्टर्न यूपी में। ओके। स्टेटमेंट 2, इंट्रोड्यूस्ड शुद्धि। बिल्कुल सही। शुद्धि मूवमेंट का एम उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना था जिन्होंने पहले दूसरे रिलीजन्स में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है। Statement 3. Moderates, headed by Hans Raj and Lajpat Rai, set up DAV colleges. ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आर्य समाज में आगे जाकर एक स्प्लिट हुआ। जो मॉडरेट्स थे उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन पर फोकस किया और दयानंद एंग्लो वैदिक यानी डीएवी स्कूल्स और कॉलेजेस की चेन शुरू की। But what about Statement 4? Fewer members than the Brahmo Samaj. ये तो कुछ अजीब लग रहा है। अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि ये गलत है। आर्य समाज एक मास मूवमेंट था और इसका बेस ब्रह्मो समाज से कहीं ज्यादा बड़ा और इन्फ्लुएंशियल था। अच्छा, ब्रह्मो समाज ज्यादातर बंगाल के एजुकेटेड एलिट तक ही सीमित था। नंबर्स की बात करें तो 1947 तक आर्य समाज के पास करीब 4 मिलियन मेंबर्स थे, जबकि ब्रह्मो समाज के पास 100,000 से भी कम। तो राइट वर्सेस रॉन्ग, स्टेटमेंट्स 1, 2 और 3 करेक्ट है, स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट है। बिल्कुल। द एलिमिनेशन लॉजिक इज क्लियर। जैसे ही आप स्टेटमेंट 4 को गलत प्रूव करते हैं, ऑप्शन सी और डी आउट हो जाते हैं, और क्योंकि 1, 2, 3 सही है तो आसान है कि ऑप्शन बी ही करेक्ट है। एग्जैक्टली। और इसका मेमोरी हैक, आर्य समाज इज इक्वल टू दयानंद प्लस वेदास प्लस शुद्धि प्लस डीएवी कॉलेजेस। ये 4 चीजें याद रखो। मिनी रिकैप। आर्य समाज एक मास मूवमेंट था, ट्रेडिंग कास्ट का सपोर्ट था, शुद्धि इंट्रोड्यूस किया और इसके मॉडरेट विंग ने डीएवी कॉलेजेस शुरू किए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से प्रार्थना समाज, ये CAPF 2019 से है। Which of the following statements about Pratna Samaj are correct? 1. Its aim was to reform the Hindu society. 2. It was based in Maharashtra. 3. It believed in monotheism. 4. It had greatly influenced the Brahmo Samaj. ऑप्शंस हैं A 1, 2 and 3, B 2, 3 and 4, C 1 and 3 only, D 1, 2 and 4। चलो जल्दी से इन फैक्ट्स को वेरीफाई करते हैं। स्टेटमेंट 1, एम वाज टू रिफॉर्म द हिंदू सोसाइटी। करेक्ट। हमने अभी डिस्कस किया, ये लोग विडो रीमैरिज जैसे सोशल रिफॉर्म्स के लिए काम करते थे। Statement 2. Based in Maharashtra. करेक्ट। बॉम्बे में फाउंडेड। Statement 3. Believed in monotheism. एब्सोल्युटली करेक्ट। ये लोग भी ब्रह्मो समाज की तरह एक ईश्वर की पूजा में विश्वास रखते थे। लेकिन Statement 4 में फिर से वही इन्फ्लुएंस वाला एंगल है। It had greatly influenced the Brahmo Samaj. ये सही है? नहीं, ये उल्टा है। द ट्रूथ इज दैट द ब्रह्मो समाज इन्फ्लुएंस्ड द प्रार्थना समाज। हमने अभी केशव चंद्र सेन के विजिट की बात की थी, याद है? हाँ। तो स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट को रिवर्स कर दिया गया है। ये एग्जाम्स में कॉमन ट्रैप होता है। So the elimination logic is simple. Statement 4 गलत है। जैसे ही ये पता चलता है, ऑप्शंस बी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर बस ये चेक करना है कि 1, 2, 3 सही है या नहीं, जो कि वो है। परफेक्ट। मेमोरी हैक, प्रार्थना समाज ब्रह्मो समाज से इंस्पायर था। इसे जूनियर समझो, सीनियर नहीं। मिनी रिकैप। प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में एक मोनोथियस्टिक रिफॉर्म मूवमेंट था जो ब्रह्मो समाज से इंस्पायर्ड था। Thus ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ग्रेट। अब एक क्रोनोलॉजी क्वेश्चन। हाँ। कैप 2019 से। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। 1. फाउंडेशन ऑफ द रामकृष्ण मिशन। 2. फाउंडेशन ऑफ द आर्य समाज। 3. फाउंडेशन ऑफ द ब्रह्मो समाज। 4. फाउंडेशन ऑफ द परमहंस मंडली। What is the correct chronological order? ऑप्शंस हैं A 1 2 3 4, B 2 3 4 1, C 3 4 2 1, D 4 3 2 1। क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस में तो डेट्स याद रखनी पड़ती हैं। बिल्कुल। चलो लिस्ट बनाते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी 1828 में, सबसे पहले। ठीक है। परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग ने की 1849 में। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की 1875 में। और आखिर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की 1897 में। तो द करेक्ट ऑर्डर इज ब्रह्मो समाज नंबर 3, फिर परमहंस मंडली नंबर 4, फिर आर्य समाज नंबर 2 और आखिर में रामकृष्ण मिशन नंबर 1। तो सीक्वेंस बना 3 4 2 1। और यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक बहुत काम आता है। अगर किसी को सिर्फ ये पता है कि ब्रह्मो समाज सबसे पुराना है तो वो सीधे ऑप्शन सी पर फोकस कर सकता है, क्योंकि वही 3 से शुरू हो रहा है। हाँ, और अगर ये पता हो कि रामकृष्ण मिशन सेंचुरी के एंड में बना तो ऑप्शन सी कंफर्म हो जाता है। बिल्कुल। चलो एक मेमोरी हैक बनाते हैं। बताओ। इसे एक कहानी की तरह सोचो। राजा राम मोहन रॉय ने सबसे पहले शुरू किया ब्रह्मो, फिर पांडुरंग ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई परमहंसा, फिर दयानंद ने वेदों की बात की आर्या, और एंड में विवेकानंद ने मिशन शुरू किया रामकृष्ण। RPDV
अजीब है पर काम करेगा। मिनी रिकैप। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज ब्रह्मो समाज, परमहंसा मंडली, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। ऑप्शन सी नेल्स इट। अब बात करते हैं नील विद्रोह की। हाँ, द इंडिगो रिवोल्ट। ये सवाल है CAPF 2017 से। Which one of the following statements about the Indigo Revolt of 1859 is correct? A. It broke out at Pune and Ahmednagar. B. It was directed against moneylenders. C. It was supported by the intelligentsia of Bengal. D. It was directed against the petty zamindars and ex-employees of the planters. द इंडिगो रिवोल्ट एक लैंडमार्क इवेंट था। इसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि ये रिवोल्ट बंगाल के किसानों यानी रॉयट्स ने यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ किया था। हाँ, वो प्लांटर्स उन्हें चावल जैसी प्रॉफिटेबल फसलों की जगह नील उगाने पर मजबूर करते थे। बिल्कुल, और वो भी बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत। चलो ऑप्शंस एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए कहता है पूना और अहमदनगर। ये तो गलत है। बिल्कुल गलत। ये बंगाल में हुआ था, खासकर नादिया जिले में। पूना और अहमदनगर महाराष्ट्र में है। वहां डेक्कन राइट्स हुए थे जो मनी लेंडर्स के खिलाफ थे। ये एक इंपॉर्टेंट पेरिफेरल नॉलेज है। ओके। ऑप्शन बी कहता है इट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट मनी लेंडर्स। ये भी इनकरेक्ट है। प्राइमरी टारगेट मनी लेंडर्स नहीं बल्कि ब्रिटिश प्लांटर्स थे। और ऑप्शन डी अगेंस्ट पेटी जमींदार्स। देखो, कुछ जमींदार भी ऑप्रेसिव थे, पर जो मेन गुस्सा था वो सीधे ब्रिटिश प्लांटर्स के खिलाफ था। तो ये भी मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो बचा ऑप्शन सी, इट वाज सपोर्टेड बाय द इंटेलिजेंसिया ऑफ बंगाल। और यही इसका की पॉइंट है और बिल्कुल सही है। बंगाल का पढ़ा लिखा मिडिल क्लास, जिसे भद्रलोक कहते हैं, जिसमें वकील पत्रकार सब शामिल थे, उन्होंने किसानों को सपोर्ट किया। हाँ, हरीश चंद्र मुखर्जी का न्यूज़पेपर हिंदू पेट्रियाट ने भी बड़ा रोल प्ले किया था। बिल्कुल, और इससे जुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट पेरिफेरल नॉलेज है दीन बंधु मित्र का नाटक नील दर्पण। एब्सोल्युटली। इसने नील किसानों की दुर्दशा को बहुत खूबसूरती से दिखाया था। इसे इंग्लिश में माइकल मधुसूदन दत्त ने ट्रांसलेट किया और ये नाटक प्रोपेगेंडा और मोबिलाइजेशन का एक पावरफुल टूल बन गया। तो मेमोरी हैक क्या है? इंडिगो नील। नील दर्पण इस रिवोल्ट की आवाज था जिसे सपोर्ट किया बंगाल के पढ़े लिखे। दर्पण यानी समाज के रिफ्लेक्शन, मतलब इंटेलिजेंसिया ने। ग्रेट। मिनी रिकैप। द इंडिगो रिवोल्ट बंगाल में हुआ, ब्रिटिश प्लांटर्स के खिलाफ था और इसे बंगाली इंटेलिजेंसिया ने सपोर्ट किया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आगे। नेक्स्ट अप लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स पर एक सवाल CAPF 2016 से। Which of the following are characteristics of the Ryotwari system? 1. It was the brainchild of Thomas Munro. 2. It was meant to reduce intermediaries. 3. Cultivating peasants were gradually impoverished by the system. 4. It was introduced in parts of Madras and Bengal Presidency. ऑप्शंस हैं A 1 only, B 1 2 and 3, C 2 and 4 only, D 1 2 3 and 4। British land revenue policies. वो तीन बड़े, रैयतवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट और महालवाड़ी। ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। चलो रैयतवाड़ी पे फोकस करते हैं। कोर कॉन्सेप्ट। रैयतवाड़ी सिस्टम में ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधे रैयत या कल्टीवेटर से रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। मतलब जमींदार या कोई इंटरमीडियरी बीच में नहीं था। एग्जैक्टली। चलो स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1, ब्रेन चाइल्ड ऑफ थॉमस मुनरो। करेक्ट। थॉमस मुनरो जो मद्रास के गवर्नर थे, वो इस सिस्टम के मेन आर्किटेक्ट थे। स्टेटमेंट 2, meant to reduce intermediaries. यस, यही तो मेन आइडिया था, परमानेंट सेटलमेंट के जिम्मेदारों को एलिमिनेट करना। Okay. Statement 3, peasants were gradually impoverished. एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि लैंड टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा थे, अक्सर 50% या उससे भी ज्यादा, और उन्हें पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता था, वो भी ऊपर की तरफ। इससे किसान कर्ज के जाल में फंस गए। अब statement 4, introduced in parts of Madras and Bengal Presidency. यहाँ कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल, ये मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस किया गया था, साथ ही असम और कुर्ग में भी। बंगाल में तो परमानेंट सेटलमेंट था। ये एक क्रूशल फैक्ट है। तो statements 1, 2 और 3 सही हैं, पर 4 गलत है बंगाल प्रेसिडेंसी की वजह से। हाँ, एलिमिनेशन लॉजिक यहाँ सॉलिड है। जैसे ही स्टेटमेंट 4 में बंगाल प्रेसिडेंसी दिखता है और पता चलता है कि वो गलत है, ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर बस 1, 2 और 3 चेक करने हैं जो सही हैं। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। मेमोरी हैक। रैयतवाड़ी इक्वल्स टू रियल रिलेशनशिप विद द रियात। कोई जमींदार नहीं, और मनरो इन मद्रास बॉम्बे से जुड़ा है। मिनी रिकैप। रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो का सिस्टम इंटरमीडियरीज को हटाने के लिए था, पर इसने किसानों को और गरीब बना दिया। ये मद्रास और बॉम्बे में था, बंगाल में नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू कैप 2016। Who among the following founded the Atmiya Sabha in 1815? Options हैं A. केशव चंद्र सेन, B. देवेंद्र नाथ टैगोर, C. राम मोहन रॉय, D. बिजोई कृष्णा गोस्वामी। थीम है अर्ली सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस। ये एक फाउंडेशनल क्वेश्चन है। देखो, बड़े ब्रह्मो समाज से पहले छोटे, ज्यादा इंटीमेट फिलोसॉफिकल क्लब्स थे। और आत्मीय सभा, जिसका मतलब है सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट ग्रुप था। बिल्कुल, और सही जवाब है सी, राम मोहन रॉय। 1815 में कलकत्ता में राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। ये एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन सर्कल था जहां वो मोनोथीज्म पर डिबेट करते थे और मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था जैसे सोशल इवल्स की आलोचना करते थे। यहाँ इंपॉर्टेंट पेरिफेरल नॉलेज ये है कि आत्मीय सभा को ब्रह्म सभा का डायरेक्ट प्रीकर्सर माना जाता है। एग्जैक्टली। ब्रह्मो सभा 1828 में बनी, जो बाद में ब्रह्मो समाज बनी, तो एक डायरेक्ट एवोल्यूशनरी लाइन है। आत्मीय सभा 1815, ब्रह्म सभा 1828, ब्रह्मो समाज।
और बाकी ऑप्शंस केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर वो तो बाद में ब्रह्मो समाज के लीडर्स बने। करेक्ट। सो द मेमोरी हैक इज सिंपल। आत्मीय का मतलब है इंटीमेट या फ्रेंडली। इसे राम मोहन रॉय का पहला फ्रेंड सर्कल समझो, बड़ा मूवमेंट लॉन्च करने से पहले का। मिनी रिकैप। आत्मीय सभा की स्थापना राम मोहन रॉय ने 1815 में की थी ब्रह्मो समाज के प्रीकर्सर के रूप में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स टैकल द नेक्स्ट वन। From CAPF 2016, consider the following statements about the Santhal Hul of 1855-56. 1. The Santhals were in a desperate situation as tribal lands were leased out. 2. The Santhal rebels were treated very leniently by British officials. 3. Santhal inhabited areas were eventually constituted into separate administrative units called Santhal Parganas. 4. The Santhal rebellion was the only major rebellion in mid-19th century India. Which of these are correct? Team is tribal uprisings against colonial rule. The Santhal Hul या rebellion सबसे इंटेंस ट्राइबल रिवोल्ट्स में से एक था। कोर कॉन्सेप्ट। संथाल जो दामिन ए कोह क्षेत्र आज का झारखंड में रहते थे, उन्हें ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जमींदारों और मनी लेंडर्स की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज ने विद्रोह के लिए मजबूर किया। हाँ, जिन्हें वो दिकू या आउटसाइडर्स कहते थे। चलो स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं। स्टेटमेंट 1. संथाल्स वर इन अ डेस्परेट सिचुएशन एज ट्राइबल लैंड्स वर लीज्ड आउट। एब्सोल्युटली करेक्ट। यही प्राइमरी कॉज था। स्टेटमेंट 2. रेबल्स वर ट्रीटेड वेरी लीनियंटली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ये तो बिल्कुल झूठ लगता है। और है भी। दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। ब्रिटिश ने इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से दबाया था। ये एक ऑल आउट वॉर था। हजारों संथाल मारे गए थे। What about statements 3 and 4? Statement 3. Santhal inhabited areas were eventually constituted into separate administrative units called Santhal Parganas. ये सही है। अच्छा, विद्रोह को दबाने के बाद ब्रिटिश को एहसास हुआ कि उन्हें संथालों की शिकायतों को एड्रेस करना होगा, तो उन्होंने संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पास किया और ट्राइबल लैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल लॉज के साथ एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया। Okay, and statement 4 was the only major rebellion in mid-19th century India? दिस इज इनकरेक्ट। ये एक बहुत बड़ा विद्रोह था, लेकिन उस पीरियड में और भी मेजर रिबेलियंस हुए थे। 1857 का विद्रोह खुद भी शामिल है। तो लॉजिक क्लियर है। स्टेटमेंट्स 1 और 3 करेक्ट हैं, जबकि 2 और 4 इनकरेक्ट हैं। दिस मेक्स ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। हाँ, और एलिमिनेशन लॉजिक यहाँ अच्छा काम करता है अगर आपको पता हो कि ब्रिटिश विद्रोहों को कितनी बेरहमी से दबाते थे। मतलब स्टेटमेंट 2 तो ऑब्वियसली गलत है। बिल्कुल, जिससे ऑप्शंस बी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं। मेमोरी हैक। संथल हूल इक्वल्स लैंड एलिनेशन, ब्रूटल सप्रेशन, creation of Santhal Parganas. Mini recap. The Santhal rebellion was caused by land alienation, was brutally suppressed, and led to the creation of the Santhal Parganas. Statements 1 and 3 are correct. Option C is the answer. अगला सवाल, a match the following question. CAPF 2015 से मैच लिस्ट आई पेजेंट मूवमेंट विद लिस्ट 2 लीडर फॉलोअर। ठीक है। लिस्ट आई में है ए बकाश्त लैंड मूवमेंट, बी एका मूवमेंट, सी मोपला रिबेलियन, डी अवध किसान सभा। और लिस्ट 2 में 1 बाबा रामचंद्र, 2 कुनहमद हाजी, 3 मदारी पासी, 4 कार्यानंद शर्मा। ठीक है। थीम है पेजेंट मूवमेंट्स एंड देयर लीडरशिप। चलो एक एक करके देखते हैं। ए बकाश्त भूमि आंदोलन। ये बिहार में था, टेनेंट्स को उनकी जमीनों से बेदखल करने के खिलाफ। इसे लीड किया था कार्यानंद शर्मा ने। तो ए का मैच है 4 से। बी एका मूवमेंट। ये अवध में ऊंचे लगान के खिलाफ एक एकता आंदोलन था। इसे लीड किया था मदारी पासी ने। तो बी का मैच है 3 से। सी मोपला विद्रोह। 1921। केरल के मालाबार क्षेत्र में एक कॉम्प्लेक्स विद्रोह जिसमें टेनेंट्स ज्यादातर मोपला मुस्लिम, लैंडलॉर्ड्स ज्यादातर हिंदू के खिलाफ थे। इसके एक प्रमुख नेता थे कुनहमद हाजी। तो सी का मैच है 2 से। डी अवध किसान सभा। इसके नेता के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, बाबा रामचंद्र। तो डी का मैच है 1 से। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज A4, B3, C2, D1। ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन ए करेक्ट मैच है। हाँ, और मेमोरी हैक। एका का मतलब है यूनिटी और मदारी पासी ने किसानों को यूनाइट किया। अवध के लिए बाबा रामचंद्र का नाम हमें नई धोबी बंद कनेक्शन से पहले ही याद है। मिनी रिकैप। करेक्ट पेयरिंग्स है बकाश लैंड मूवमेंट कार्यानंद शर्मा, एका मूवमेंट मदारी पासी, मैपला रिबेलियन कुनहमद हाजी और अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र। ऑप्शन ए इज करेक्ट। परफेक्ट। एक और मैच द फॉलोइंग। हाँ, कैप 2015 से मैच लिस्ट आई मूवमेंट विद लिस्ट 2 मास बेस्ड रिलीजन। लिस्ट आई ए बारदोली सत्याग्रह, बी तेभागा, सी सत्यशोधक समाज, डी उलगुलान। लिस्ट 2 1 बरगदार्स, 2 कालीपराज, 3 मुंडाज, 4 कुनबी पेजेंट्री। थीम सोशल बेस ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। ये सवाल पूछता है कि इन मूवमेंट्स में कौन लोग शामिल थे। ए बारदोली सत्याग्रह 1928। इसे सरदार पटेल ने गुजरात में लीड किया था। वहां के ट्राइबल टेनेंट्स अक्सर काली परांज कम्युनिटी से थे। तो ए का मैच है 2 से। बी तेभागा आंदोलन 1946-47। ये बंगाल में शेयरक्रॉपर्स का आंदोलन था जिन्हें बरगदार कहते थे। वो उपज का 2/3 हिस्सा मांग रहे थे। तो बी का मैच है 1 से। सी सत्यशोधक समाज। इसे ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में फाउंड किया था। ये मूवमेंट निचली जातियों के उत्थान के लिए काम करता था, जिसमें कुनबी किसान भी शामिल थे। तो सी का मैच है 4 से। और डी उलगुलान। इसका मतलब है ग्रेट टमल्ट, और ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व वाले विद्रोह को रेफर करता है। मैस बेस मुंडा जनजाति थी। तो डी का मैच है 3 से। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज A2, B1, C4, D3। ये ऑप्शन ए से मैच करता है। हाँ, और इसे लोकेशन से याद रखना आसान है। बारदोली गुजरात में कालीपरांठ से जुड़ा है, तेभागा बंगाल में बरगदारों से, सत्यशोधक महाराष्ट्र में कुनबियों से,
और उलगुलान तो बिरसा मुंडा का सिनोनिम है। मिनी रिकैप। करेक्ट पेयरिंग्स हैं बारदोली सत्याग्रह कालीपराज, तेभागा बरगादार्स, सत्यशोधक समाज कुनबी पेजेंट्री और उलगुलान मुंडाज। ऑप्शन ए इज द वन। गुड। चलो वापस आर्य समाज पर आते हैं। ये है CAPF 2015 से। In 1893, there occurred a split in the Arya Samaj on the issues of 1. Meat eating versus vegetarianism. 2. Caste system and widow remarriage. 3. Shuddhi of converts. 4. Anglicized versus Sanskrit-based education. Select the correct answer. थीम इंटरनल आइडियोलॉजिकल स्प्लिट्स इन रिफॉर्म मूवमेंट्स। देखो, दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद मतभेद उभरने लगे। स्प्लिट मुख्य रूप से दो बड़े मुद्दों पर हुआ। पहला था डाइट। एक ग्रुप का कहना था कि वेदों में मांस खाने पर एक्सप्लिसिट प्रोहिबिशन नहीं है, जबकि दूसरा ग्रुप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म की वकालत कर रहा था। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। और दूसरा मुद्दा क्या था? दूसरा बड़ा मुद्दा था एजुकेशन का टाइप। कॉलेज पार्टी या मॉडरेट्स जैसे लाला हंसराज और लाजपत राय मॉडर्न एंग्लिसाइज्ड एजुकेशन पर फोकस करना चाहते थे। इसी से DAV इंस्टीट्यूशंस बने। बिल्कुल। और दूसरा ग्रुप महात्मा पार्टी या प्यूरिस्ट्स ट्रेडिशनल संस्कृत बेस्ड एजुकेशन पर फोकस करना चाहते थे, जिससे गुरुकुल कांगड़ी बना। तो स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। और जाति व्यवस्था, विधवा पुनर्विवाह, शुद्धि, ये सब कोर टेनेट्स थे जिन पर दोनों फैक्शंस आमतौर पर सहमत थे। वो स्प्लिट का कारण नहीं थे। सो स्टेटमेंट्स 1 और 4 स्प्लिट के सही कारण है। दिस मेक्स ऑप्शन C द राइट चॉइस। मेमोरी हैक। आर्य समाज का स्प्लिट कल्चर वर्सेस कॉलेज की लड़ाई थी। कल्चर फैक्शन गुरुकुल को वेजिटेरियनिज्म और संस्कृत चाहिए था। कॉलेज फैक्शन डाइट में ज्यादा फ्लेक्सिबल था और इंग्लिश एजुकेशन चाहता था। मिनी रिकैप। 1893 में आर्य समाज का स्प्लिट डाइट और एजुकेशन के मीडियम पर हुए डिसएग्रीमेंट्स के कारण हुआ। ऑप्शन C, जिसमें स्टेटमेंट्स 1 और 4 है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। CAPF 2015 से। Who among the following were well known as champions of women's education in colonial India? 1. Sister Subbalakshmi. 2. Begum Ruqayya Sakhawat Hussain. 3. Keshav Chandra Sen. 4. Ananda Kumaraswamy. थीम पाइनियर्स ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। चलो हर एक को एनालाइज करते हैं। 1. सिस्टर सुब्बालक्ष्मी। मद्रास की एक प्रमुख सोशल रिफॉर्मर और एजुकेशनिस्ट थी। वो एक बाल विधवा थी जिन्होंने लड़कियों के लिए कई स्कूल स्थापित किए, तो वो निश्चित रूप से एक चैंपियन है। 2. बेगम रुकैया सखावत हुसैन, बंगाल की एक ट्रेल ब्लेजर। उन्होंने फेमिनिस्ट यूटोपियन स्टोरी सुल्ताना's ड्रीम लिखी और सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। अ ट्रू चैंपियन। 3. केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज के एक बड़े लीडर और विमेन्स एजुकेशन के एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट, तो वो भी एक चैंपियन है। 4. आनंद कुमार स्वामी। वो एक ब्रिलियंट आर्ट हिस्टोरियन और फिलोसोफर थे। एक महान इंटेलेक्चुअल होते हुए भी उनका प्राइमरी फोकस विमेन्स एजुकेशन नहीं था। वो इंडियन एस्थेटिक्स के रिवाइवल में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। सो 1, 2 और 3 करेक्ट हैं, पर 4 नहीं। दिस लीड्स अस टू ऑप्शन B। हाँ, और एलिमिनेशन लॉजिक यहाँ की है। अगर आपको पता है कि आनंद कुमार स्वामी एक आर्ट हिस्टोरियन थे, तो आप उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। मिनी रिकैप। सिस्टर सुब्बालक्ष्मी, बेगम रुकैया और केशव चंद्र सेन, ये सभी विमेन्स एजुकेशन को प्रमोट करने में सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। आनंद कुमार स्वामी नहीं थे। सो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये ब्रह्मो समाज पर है। फ्रॉम CAF 2014। Which one among the following is not true for the Brahmo Samaj? Keyword है not true. हाँ। A. It considered Vedic scriptures as infallible. B. It opposed idolatry. C. It emphasized the worship of one god. D. It emphasized worship without the mediation of priests. हमें वो स्टेटमेंट ढूंढना है जो ब्रह्मो आइडियोलॉजी के खिलाफ है। चलो ऑप्शंस चेक करते हैं। B. It opposed idolatry. True. C. It emphasized the worship of one god. True. मोनोथीज्म इसका फाउंडेशन था। D. It emphasized worship without priests. True. इसने priestly mediation को रिजेक्ट किया। तो बचता है A. It considered Vedic scriptures as infallible. ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? ब्रह्मो समाज किसी भी स्क्रिप्चर को वेदों सहित इनफैलिबल नहीं मानता था। वो रिलीजियस टेक्स्ट को रीजन की कसौटी पर परखते थे। अच्छा। इसके विपरीत आर्य समाज वेदों को इनफैलिबल मानता था। ये दोनों के बीच एक क्रूशियल डिफरेंस है। अ हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट। मेमोरी हैक। ब्रह्मो समाज इक्वल्स रीजन ओवर रिचुअल। वो कभी भी किसी टेक्स्ट को इनफैलिबल नहीं मानते। आर्य समाज इक्वल्स बैक टू द वेदास। वो उन्हें इनफैलिबल मानते थे। मिनी रिकैप। ब्रह्मो समाज ने मूर्ति पूजा, प्रीस्टली मीडिएशन का विरोध किया और एक ईश्वर में विश्वास किया, लेकिन इसने वेदों को इनफैलिबल नहीं माना। ऑप्शन A इज द आंसर, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बिल्कुल। अब आगे। From CAPF 2014, which one of the following is not true for the Theosophical Society of Madame H.P. Blavatsky? फिर से कीवर्ड है नॉट ट्रू। A. It was founded outside India. B. It advocated the revival of ancient religions. C. It recognized the doctrine of transmigration of soul. D. It was silent on the idea of universal brotherhood. इट वॉज फाउंडेड आउटसाइड इंडिया। ट्रू। इसकी स्थापना न्यूयॉर्क शहर में 1875 में मैडम ब्लवात्स्की और कर्नल ओलकॉट ने की थी। It advocated the revival of ancient religions. ट्रू। इसने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से बहुत कुछ लिया। It recognized the doctrine of transmigration of soul. ट्रू। कर्म और पुनर्जन्म इसके बिलीव्स के केंद्र में थे। तो बचा? It was silent on the idea of universal brotherhood. और ये फॉल्स है। इनफैक्ट टू फॉर्म अ न्यूक्लियस ऑफ द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी इसका स्टेटेड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में से एक था। So the statement that is not true is D. मेमोरी हैक। थियोसॉफी का मेन गोल था ब्रदरहुड और इसे फाउंड किया था ब्लवात्स्की ने। दोनों को अलग नहीं कर सकते। Mini recap.
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई। इसका उद्देश्य प्राचीन धर्मों को पुनर्जीवित करना था और ये पुनर्जन्म में विश्वास करती थी। इसका मुख्य मिशन यूनिवर्सल ब्रदरहुड था, इसलिए ये कहना कि ये भाईचारे पर चुप थी गलत है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, CDS 2023 से हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द हिंदू धर्म सभा इन द 19th सेंचुरी? ए राधाकांत देव, बी राम मोहन रॉय, सी द्वारकानाथ टैगोर, डी केशव चंद्र सेन। थीम कंजर्वेटिव रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म मूवमेंट्स। देखो, जब हम रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ते हैं तो उन ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानना भी जरूरी है जो उनका विरोध करते थे। हिंदू धर्म सभा, जिसे धर्म सभा भी कहते हैं, ब्रह्म समाज के लिए प्राइमरी कंजर्वेटिव रिस्पॉन्स थी। इसे ब्रह्म समाज के प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने और सती जैसी पारंपरिक हिंदू प्रथाओं की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। बिल्कुल। और इसके फाउंडर कौन थे? द फाउंडर वॉज ए राधाकांत देव, करेक्ट। वो कलकत्ता के एक प्रमुख और धनी कंजर्वेटिव लीडर थे। उन्होंने 1830 में धर्म सभा की स्थापना की। बाकी सभी ऑप्शंस ब्रह्म समाज और रिफॉर्म से जुड़े हैं। मेमोरी हैक, इसे एक डिबेट की तरह सोचो। राम मोहन रॉय ने रिफॉर्म्स प्रपोज किए और राधाकांत देव ने धर्म सभा के थ्रू उनके खिलाफ डिबेट किया। मिनी रिकैप, हिंदू धर्म सभा एक ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सुधारों का विरोध करने के लिए स्थापित किया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Established by A. Debendranath Tagore in 1839, B. Keshav Chandra Sen in 1857, C. Ram Mohan Roy in 1839, D. Akshay Kumar Datta in 1850. थीम इवोल्यूशन ऑफ द ब्रह्मो मूवमेंट। तत्वबोधिनी सभा एक क्रूशियल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने राममोहन रॉय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया। और इसकी स्थापना की थी A. देवेंद्रनाथ टैगोर ने, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, 1839 में। बिल्कुल। इसका लक्ष्य भारत के अतीत का एक रैशनल स्टडी को प्रमोट करना और अपनी पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका के माध्यम से उपनिषदों के विचारों को फैलाना था। तो राममोहन रॉय तो इसे फाउंड कर ही नहीं सकते थे क्योंकि 1839 तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। एग्जैक्टली। केशव चंद्र सेन और अक्षय कुमार दत्त इससे जुड़े थे, लेकिन फाउंडर देवेंद्रनाथ टैगोर थे। मेमोरी हैक, तत्व का अर्थ है ट्रूथ। देवेंद्रनाथ टैगोर भारतीय दर्शन का तत्व खोजना चाहते थे। मिनी रिकैप, द तत्वबोधिनी सभा वाज फाउंडेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर इन 1839। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो अब 1857 के विद्रोह की ओर चलते हैं। From CDS 2020, which one of the following towns was not a center of the revolt of 1857? A. Ayodhya, B. Agra, C. Delhi, D. Kanpur. थीम ज्योग्राफी ऑफ द 1857 रिवोल्ट। ये हमारे की लोकेशंस के नॉलेज को टेस्ट करता है। दिल्ली तो सिंबॉलिक हार्ट था। कानपुर नाना साहब के नेतृत्व में हुए कुख्यात घेराबंदी का स्थल था। हाँ, और आगरा में भी सिग्निफिकेंट रिबेल एक्टिविटी हुई थी। जी। तो बचता है अयोध्या। तो अवध का क्षेत्र विद्रोह का केंद्र था, लेकिन अयोध्या शहर खुद लड़ाई का एक बड़ा केंद्र नहीं था। बिल्कुल। ब्रिटिश वहां विद्रोह के किसी भी प्रयास को अपेक्षाकृत शांति से दबाने में कामयाब रहे। So the key is to differentiate between the region, Awadh, and the specific city, Ayodhya. Precisely. Mini recap: Delhi, Kanpur, and Agra were major centers of the 1857 revolt. Ayodhya was not. Option A is the answer. विद्रोह पर एक और सवाल from CDS 2020. Consider the following statements. The Azamgarh Proclamation refers to 1. The declaration by the rebels of 1857. 2. The statement by the leader of the underground movement in the revolt of 1942. Which of the statements are not correct? Theme: Key documents of the 1857 revolt. यहाँ कीवर्ड है not correct. आजमगढ़ घोषणा 1857 के विद्रोह के दौरान जारी किया गया एक क्रूशियल डॉक्यूमेंट था जो बहादुर शाह जफर के पोते के नाम पर था। तो स्टेटमेंट 1, the declaration by the rebels of 1857 सही है। हाँ, ये घोषणा विद्रोह का एक मैनिफेस्टो था जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों की शिकायतों का विवरण था। और स्टेटमेंट 2 इसे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जोड़ता है। जो बिल्कुल गलत है। सो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सवाल पूछता है कि कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। केवल स्टेटमेंट 2 ही नॉट करेक्ट है। तो जवाब है बी, ओनली 2। मेमोरी हैक, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन 1857 मैनिफेस्टो 1942 का नहीं। मिनी रिकैप, आजमगढ़ घोषणा 1857 के विद्रोहियों की एक प्रमुख घोषणा थी और इसका 1942 के आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन बी इज द आंसर। An assertion reason question. From CDS 2018, Statement 1. The Udh Kisan Sabha, established in 1920, failed to bring under its wing the Kisan Sabhas of the entire province. Statement 2. The Earth Kisan Sabha asked the Kisans to refuse to till Bedakli land, not to offer Hari and Begar. Theme: Peasant movements in Awadh. देखो, स्टेटमेंट 1 सही है। अवध किसान सभा जिसका नेतृत्व बाबा रामचंद्र कर रहे थे बहुत रैडिकल थी। अच्छा, मदन मोहन मालवीय जैसे ज्यादा मॉडरेट लीडर्स इसके तरीकों से असहज थे, इसलिए उन्होंने अपनी यूपी किसान सभा को इसके साथ मर्ज नहीं किया। and Statement 2? स्टेटमेंट 2 भी सच है। ये सभा के विरोध के मुख्य तरीके थे बेदखली जमीन पर खेती करने से इनकार करना और बेगार करने से मना करना। तो क्या Statement 2 Statement 1 को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, इसके सबके साथ यूनाइट ना हो पाने का कारण स्टेटमेंट 1 मॉडरेट्स के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, ना कि इसके तरीके। स्टेटमेंट 2 इनफैक्ट इसके रैडिकल तरीके ही किसानों के बीच इसकी पॉपुलैरिटी का कारण थे। So both statements are individually true, but Statement 2 does not explain Statement 1. This makes option B the correct answer. Mini recap: Both statements are factually correct,
But the reason for the Aut Kisan Sabha's organizational limitation was ideological difference, not its program. So option B is correct. From CDS 2018, the elected president of the All India Kisan Sabha, which met in Vijayawada, 1944, was A. Sahajanand Saraswati, B. Vinoba Bhave, C. Achyut Rao Patwardhan, D. Narendra Dev. Theme: All India Kisan Sabha leadership. ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान सभा AIKS 1936 में बनी थी। और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके फाउंडेशनल लीडर और अध्यक्ष थे। बिल्कुल। और 1944 के विजयवाड़ा सेशन के लिए भी अध्यक्ष A. स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। मेमोरी हैक: अगर सवाल में अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष पूछा जाए तो पहला गेस हमेशा स्वामी सहजानंद सरस्वती होना चाहिए। वो इस ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा नाम है। मिनी रिकैप: स्वामी सहजानंद सरस्वती 1944 के विजयवाड़ा सेशन में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन A इज करेक्ट। फ्रॉम सीडीएस 2017, which one of the following peasant struggles was an outcome of British opium policy? A. Fulaguri Dhawa 1861, B. Birsait ul Gulan 1899-19, C. Pabna Revolt 1873, D. Maratha Peasant Uprising 1875. थीम: इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज। ब्रिटिश कई क्षेत्रों में किसानों को चीन में एक्सपोर्ट के लिए अफीम की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। सही जवाब है A. फुलागुरी धावा 1861। ये असम में एक विद्रोह था। अच्छा, कैसे? ब्रिटिश ने किसानों द्वारा निजी अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया और साथ ही दूसरी जमीनों पर टैक्स भी बढ़ा दिया। इस दोहरी मार से फुलागुरी के किसान नाराज हो गए, जिससे एक बड़ा विद्रोह या धावा हुआ। और बाकी ऑप्शंस? बिरसाइत उल गुलान भूमि अलगाव के खिलाफ था, पावना रिवोल्ट जमींदारी ऑपरेशन के खिलाफ था और मराठा किसान विद्रोह साहूकारों के खिलाफ था। किसी का भी अफीम नीति से संबंध नहीं है। मिनी रिकैप: The Pulaguri Dhawa of 1861 in Assam was a direct result of the British government's oppressive opium and taxation policies. Option A is correct. नेक्स्ट। From CDS 2017, which of the following statements about the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee (SGPC) are correct? 1. It began as the political wing of the Singh Sabhas. 2. It was formed in 1920 as part of the upcoming Akali movement. 3. It was founded to reclaim control of the Sikh shrines from the government-manipulated loyalist committees. 4. It formed the Akali Dal to coordinate groups, jatas. थीम: सिख रिफॉर्म एंड द गुरुद्वारा मूवमेंट। चलो एनालाइज करते हैं। Statement 1. पॉलिटिकल विंग ऑफ द सिंह सभास। Incorrect. सिंह सभाएं मुख्य रूप से धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन थीं। स्टेटमेंट 2, formed in 1920 as part of the upcoming Akali movement. Correct. Statement 3. Founded to reclaim control of the Sikh shrines from loyalist committees. करेक्ट। सिख गुरुद्वारे भ्रष्ट वंशानुगत पुजारियों महंतों के नियंत्रण में थे, जिन्हें ब्रिटिश का समर्थन प्राप्त था। Statement 4. It formed the Akali Dal. ये उल्टा है। अकाली दल को एसजीपीसी के धार्मिक लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए राजनीतिक दल के रूप में बनाया गया था। So statements 2 and 3 correct है. This makes option B, 2 and 3 only the correct answer. मिनी रिकैप: एसजीपीसी का गठन 1920 में अकाली आंदोलन के हिस्से के रूप में गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों से वापस लेने के लिए किया गया था। Statements 2 and 3 are correct. Option D is the answer. वापस आर्य समाज पर. From CDS 2017, which of the following statements about the social base of the Arya Samaj in British India are incorrect? 1. It was located mainly in Punjab and western Uttar Pradesh. 2. It mainly comprised the trading castes. 3. It was much more limited than that of the Brahmo Samaj. कीवर्ड है इनकरेक्ट। हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। Statement 1. Located mainly in Punjab and western Uttar Pradesh. करेक्ट। Statement 2. Mainly comprised the trading castes. करेक्ट, हमने इस पर बात की थी। Statement 3. It was much more limited than that of the Brahmo Samaj. दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। जैसा कि हमने देखा, आर्य समाज लाखों फॉलोअर्स वाला एक मास मूवमेंट था, जबकि ब्रह्मो समाज बहुत छोटा था। So the only incorrect statement is 3. This makes option C, 3 only, the correct answer. मिनी रिकैप: आर्य समाज पंजाब यूपी में स्थित था, इसका आधार ट्रेडिंग कास्ट था और ये एक विशाल आंदोलन था। ये कहना कि इसका आधार ब्रह्मो समाज से अधिक सीमित था, गलत है। ऑप्शन सी इज द आंसर। अब ज्योतिराव फुले के आंदोलन पर. From CDS 2015, which of the following statements about Jyotirao Phule's Satyashodhak Samaj movement are true? 1. The Satyashodhak Samaj was set up in 1873. 2, Phule argued that Brahmins were the progeny of alien Aryans. 3, Phule's focus on the Kunbi peasantry led to a privileging of Maratha identity. थीम: एंटी-कास्ट मूवमेंट्स इन वेस्टर्न इंडिया। Statement 1. सेट अप इन 1873। Correct. स्टेटमेंट 2, Phule argued that Brahmins were the progeny of alien Aryans. करेक्ट। यह ब्राह्मण वर्चस्व को चुनौती देने के लिए इतिहास की एक रेडिकल रीइंटरप्रिटेशन थी। Statement 3. Phule's focus on the Kunbi peasantry led to a privileging of Maratha identity. करेक्ट। उन्होंने व्यापक किसान समुदाय को संगठित किया, जो ज्यादातर कुनबी मराठा थे, जिससे निचली जाति की पहचान को एक व्यापक मराठा पहचान से जोड़ा गया। So all 3 statements are correct. This means option D, 1, 2 and 3 is the right answer. मिनी रिकैप: सत्यशोधक समाज के बारे में तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। इसकी स्थापना का वर्ष, फूले का आर्यन इन्वेजन थ्योरी और बाद में कुंभी मराठा किसानों को संगठित करने पर उनका फोकस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 1857 के एक हीरो पर एक सवाल. From CDS 2015.
Which of the following statements about Maulvi Ahmadullah Shah is a correct? 1. He was popularly known as Danka Shah. 2. He fought in the famous Battle of Chinhat. 3. He was killed by British troops under the command of Henry Lawrence. Theme: Leaders of the 1857 revolt. Statement 1. Popularly known as Danka Shah. करेक्ट। उन्हें डंका शाह कहा जाता था क्योंकि वह एक ड्रम डंका के साथ यात्रा करते थे। Statement 2. Fought in the famous Battle of Chinhat. करेक्ट। इस लड़ाई में विद्रोही सेनाओं ने ब्रिटिश को अपमानजनक हार दी थी। Statement 3. Killed by British troops under Henry Lawrence. इनकरेक्ट। हेनरी लॉरेंस की मृत्यु लखनऊ की घेराबंदी के दौरान हुई थी। मौलवी अहमदुल्ला शाह को बाद में एक स्थानीय जमींदार पोवाह के राजा ने धोखे से मार डाला था। So statements 1 or 2 correct है पर 3 incorrect है. This makes option C, 1 and 2 the correct choice. Mini recap: Maulvi Ahmadullah Shah was known as Danka Shah and fought at the Battle of Chinhat. He was killed by betrayal, not by Henry Lawrence's troops. Option C is correct. From CDS 2015. Which of the following are the characteristics of the sannyasi and fakir uprisings? ठीक है? 1. These uprisings refer to a series of skirmishes between the EIC and a group of sannyasis and fakirs. 2. One reason was the ban on free movement of the sannyasis along pilgrimage routes. 3. In 1773, Warren Hastings issued a proclamation banishing all sannyasis from Bengal and Bihar. 4. Are contemporaneous with the non-cooperation movement. Theme: Early resistance to British rule. Statement 1. Series of skirmishes. Correct. ये छापों और झड़पों की एक लंबी सीरीज थी. Statement 2. Ban on free movement. करेक्ट. यह एक बड़ी शिकायत थी. Statement 3. Warren Hastings issued a proclamation banishing all sannyasis. करेक्ट. Statement 4. Contemporaneous with the non-cooperation movement. Completely wrong. सन्यासी विद्रोह 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920-22 में हुआ था। So statements 1, 2 और 3 correct है पर 4 anachronistic है. This leads us to option B, 1, 2 and 3. Mini recap: The Sannyasi and Fakir uprisings were a series of late 18th century clashes, partly caused by pilgrimage restrictions and were suppressed by Warren Hastings. They were not related to the non-cooperation movement. Option B is correct. Ram Mohan Roy पर एक assertion reason. From CDS 2014. Statement I. Ram Mohan Roy, in his famous work, Gift to Monotheists, put forward weighty arguments against belief in many gods and for the worship of a single god. Statement 2. Ram Mohan Roy, in his Precepts of Jesus, aimed to separate the moral and philosophic message of the New Testament from the theological aspects of Christianity. देखो, स्टेटमेंट 1 उनकी किताब तोहफत उल मुवाहिदीन या अ गिफ्ट टू मोनोथियस्ट्स के बारे में बात करता है। ये सच है। और Statement 2 उनकी किताब द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस के बारे में है। और ये भी सच है। अब क्या वो जुड़े हुए हैं? क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट आई की व्याख्या करता है? नहीं, वे धर्म के प्रति उनके रैशनल अप्रोच के दो अलग यद्यपि संबंधित पहलू हैं। कोई सीधा एक्सप्लेनेटरी रिलेशनशिप नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली ट्रू हैं, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट आई. दिस मेक्स ऑप्शन बी द करेक्ट चॉइस. Mini recap: Both statements correctly describe two of Ram Mohan Roy's important works and ideas, but they are independent points. One doesn't explain the other. Option B is correct. एक और AR from CDS 2014. Statement I. The Bethune School, founded in Calcutta in 1849, was the first fruit of the powerful movement for women's education that arose in the 1840s and 1850s. ठीक है? Statement 2. The first step in giving modern education to girls was undertaken by Vidyasagar in 1800. स्टेटमेंट आई सच है। बेथ्यून स्कूल, जिसे 1849 में जेईडी बेथ्यून ने स्थापित किया, एक पायनियरिंग इंस्टीट्यूशन था। लेकिन Statement 2. स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 1820 में हुआ था, इसलिए वे 1800 में कुछ नहीं कर सकते थे। So, we have a situation where Statement I is true but Statement 2 is false. This makes option C the correct answer. Mini recap: Bethune School was a key institution founded in 1849. The statement about Vidyasagar taking the first step in 1800 is factually incorrect due to the date. Option C is correct. और हम आज के अपने आखिरी सवाल पर पहुंच गए हैं CDS 2014 से। एक और assertion reason. Statement I. The annexation of Awadh by Lord Dalhousie in 1856 did have adverse effects on the financial conditions of the sepoys. ठीक है? Statement 2. The sepoys had to pay higher taxes on the land where their family members stayed in Awadh. थीम: कॉजेज ऑफ द 1857 रिवोल्ट। ये एक क्लासिक सवाल है। बंगाल सेना में बहुत सारे सिपाही अवध से आते थे। हाँ. स्टेटमेंट आए, एनेक्सेशन हैड एडवर्स इफेक्ट्स ऑन सिपॉइज। बिल्कुल सही। सिपाही जो पहले एक निश्चित स्टेटस और प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा खो दी, तो स्टेटमेंट आई सच है। And Statement 2. Sepoys had to pay higher taxes. यस, विलय के बाद ब्रिटिश ने नई लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज लागू की, जिससे उनके परिवारों पर टैक्स में भारी वृद्धि हुई, तो स्टेटमेंट 2 भी सच है। अब इन्हें कनेक्ट करते हैं. Is Statement 2 the correct explanation for Statement I? यस, एब्सोल्युटली। सिपाहियों की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हुई? क्योंकि अवध में उनके परिवारों को अब ज्यादा लैंड टैक्स देना पड़ रहा था। मतलब नई रेवेन्यू पॉलिसीज उनकी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का डायरेक्ट कॉज थी. बिल्कुल, इसने सीधे उनके बटुए और उनकी इज्जत पर चोट की। मेमोरी हैक. एनेक्सेशन ऑफ अवध इज इक्वल टू नवाब का शासन खत्म इज इक्वल टू सिपाही के विशेषाधिकार खत्म.
प्लस ब्रिटिश के ऊंचे टैक्स शुरू इज इक्वल टू नाराज सिपाही। ये एक क्लियर कॉज एंड इफेक्ट चेन है। Mini recap. Both statements are true, and the increased land tax is a perfect explanation for the sepoys' financial problems after the annexation of Awadh. So option A is the correct answer. फिर पेजेंट रिवॉल्ट से होते हुए 1857 तक का सफर तय किया। देखा हिस्ट्री कितनी इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल। आज की चर्चा के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ। फर्स्ट, प्रतिरोध के तरीके बहुत डाइवर्स थे। नीदोबी बंद जैसे शांतिपूर्ण सोशल बाइकॉट से लेकर संथाल हूल जैसे सशस्त्र विद्रोहों तक। सेकंड, आर्य समाज और ब्रह्म समाज जैसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स सिर्फ धार्मिक नहीं थे, वे एक मॉडर्न इंडियन आइडेंटिटी बनाने से गहराई से जुड़े थे। और थर्ड, ब्रिटिश पॉलिसीज, चाहे वो लैंड रेवेन्यू हो या एनेक्सेशन, का सीधा असर आम लोगों और सिपाहियों पर पड़ता था, जो अक्सर बड़े विद्रोहों का ट्रिगर बन जाता था। एंड दैट्स अ रैप फॉर टुडेज डीप एनालिसिस। लेकिन मैं सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। हमने देखा कि कई आंदोलनों में पढ़े लिखे इंटेलिजेंसिया ने समर्थन किया और कई आंदोलन पूरी तरह से ग्रासरूट्स थे। सोचो, बदलाव लाने के लिए क्या ज्यादा शक्तिशाली है, एलिट्स के नेतृत्व में टॉप डाउन सुधार या जनता द्वारा बॉटम अप क्रांति? इस पर सोचना जरूर। Until next time, keep learning, keep questioning. Jai Hind.